करती रहती है, करती रहती है। What a loser. What a loser. What a loser. What a loser. यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो। हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। धुली धुली खुली खुली है उसमें धुली धुली। जरा जरा चुलबुली शरारतों में है घुली। सुबह जो आई है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कितने मैं मज़े से अस्सलाम वालेकुम करी और मस्ती में हूँ। मुझे पता है आप मस्ती में नहीं हैं, यहाँ से पसीने बह रहे हैं वहाँ से। और कितने लोगों के घर तो लाइट भी नहीं होती है इस वक्त, ख़ास तौर पे सुबह सुबह लाइट चली जाती है। और फिर इतनी मुझे पता है ना, मेरा शो भी मिस हो जाता है, गर्मी अलग लग रही होती है, फ्रस्ट्रेशन अलग हो रही होती है। और मैं आपकी सही वाली मैके वाली हूँ, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। मैंने कहा आज सुबह सुबह मैं कुछ ना कुछ ऐसी ज़रूर आपको कोई करामत बातें बताऊंगी। दुपट्टा सीधा है उल्टा है, हाय हाय जल्दी में उल्टा ही पहना ही। हाँ, तो मैं आपको ऐसी करामत बातें बताऊंगी जिसकी वजह से आपकी गर्मी, देखिए ये वाली गर्मी जो है, लाइटें जाना, और ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में क्या है, मैं आपकी जो हेल्प कर सकती हूँ वो करती हूँ। मैं उधर चली जाऊँ? डायरेक्टर साहब ऑर्डर है। ओके, अब आप देखिए कि आइडिया मैं आपको देती हूँ। बच्चे मेरे तरबूज नहीं खाता, मुझे पता है सारी माओं की ये प्रॉब्लम है। ये देखें, ये इतना अच्छा आइडिया है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इस गर्मी में भी, आपको हल्की फुल्की मेहनत करा रही हूँ। ये दे दीजिए उनको, ज़रूर खाएंगे। थोड़ा सा ना मस्ती मजाक करके बच्चों को ये तरबूज जो है वो खिलाएं। तरबूज के अंदर इतना सारा पानी होता है कि आपके बच्चे डिहाइड्रेट नहीं होंगे। फिर साथ नेक्स्ट टिप बहनों तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर घर की माँ बीमार हो गई ना तो घर का अंचर पंचर ढीला हो जाएगा। इसलिए ये जो पुर्जा है ना गाड़ी का, जो मेन पुर्जा है, जो मेन इंजन है, वो है आप मेरी प्यारी सहेलियों बहनों। ये है खीरे का रायता, ये ज़रूर खा लो। भूख नहीं लग रही, दिल नहीं चाह रहा, दही लो, उसमें रायता डालो, धनिया पुदीना, जो भी नमक मसाले जो भी चाहिए वो फेंट के फटाफट 4-5 चम्मच इसके तो तुम खा लो यार, इससे पहले कि तुम किचन में जाओ और खाना पकाना शुरू करो। और देखिए मुझे पता है हम लोगों को गर्मी इस लाइट की वजह से या इस मौसम की वजह से नहीं लगती, हमें गर्मी लगती है जो मियाँ है ना उनकी बातों की वजह से, क्योंकि उनके ऊपर बर्डन होता है ऑफिस का। हम तो फिर भी घर में ठहर जाते हैं और छत के नीचे होते हैं, वो धूपों में ख्वार हो रहे होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जिस तरह भी वो लेते हैं, बस, बाइक, गाड़ी, पैदल वगैरह वगैरह, तो जाहिर है इतनी गर्मी में जब वो बाहर निकल के जाते हैं और उसके बाद वहाँ ऑफिस में 10,000 काम, भागम दौड़ी, तो फिर उनको नहीं होश होता अपना ख्याल रखने का कि वो कोई पानी पी लें। आप यकीन माने, ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कि औरतों से ज़्यादा मर्द डिहाइड्रेशन का शिकार है। उसकी रीज़न ये है कि औरतें फिर घर में होती तो चलो पानी पी लेती हैं, उनको याद आ जाता है, सामने नज़र आ जाता है। आदमियों को काम करते हुए ना कुछ होश नहीं होता। तो आप क्या करें, उनका जो लंच बॉक्स आप बना रही हैं ना यार, रात को ना सोने से पहले ये है क्या, कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर यानी उसका नारियल का जो नारियल पानी होता है ना, ठेले वाला जब जहाँ भी होगा आप उसको ना वहाँ से रात को ही ख़रीद के ले आएँ, फ्रीज़ कर दें, वो बिल्कुल बर्फ़ बन जाएगी। उस पोटली को आप उठा के अपने मियाँ के साथ लंच बॉक्स का जो पैकेट है उसके अंदर रख दें। वो दोपहर को कोकोनट वाटर पी लेंगे तो उससे पता है क्या फ़ायदा होगा, मैं आपको बताऊँ। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इसके अंदर, जो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, वो जब पसीने में निकल जाते हैं उसकी वजह से दिमाग भी उलट पुलट हो जाता है। सीरियसली अगर अपने हस्बैंड का दिमाग आपने दुरुस्त रखना है, राह रास्त पे रखना है, तो उनको नारियल पानी पिलाना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये वाली चीज़ करें। तो मैंने आपके बच्चे, आपके और आपके हस्बैंड के
थोड़ी सी गर्मी की कुछ परसेंटेज सही दूर करने की तरीके बताए मुझे भी। अब SMS करके गले के सही करने के तरीके बताए। गोली खा रही हूँ, कोई असर नहीं हो रहा। ये जो पूरा वो कहते हैं ना कि ये सारी बीमारी, मैंने वहाँ जाके दुआ की थी ना खाना काबा में, अल्लाह मियाँ बस मैं हज पे बीमार नहीं हूँ, बाद में जो होना है हो जाए। पता नहीं है मैंने ये क्यों कह दिया। और जैसे ही मैं जहाज़ में बैठी हूँ, ये गला ख़राब, ये आवाज़ ही नहीं निकल रही। अब तो फिर थोड़ी निकल रही है, लेकिन खांस के पागल हो गई हूँ, पता नहीं कैसे बोल रही हूँ। तो बहरहाल आप भी मुझे कुछ टिप्स भेजें, ज़रा अदली बदली होनी चाहिए मैके वालों एक साथ। आज क्या कर रहे हैं हम यार, मतलब मैंने शुरुआत ही ऐसे की कि अगर घर की जो गाड़ी है उसका इंजन ख़राब हो जाए, यानी कि आप, तो फिर कैसे वो गाड़ी चलेगी। उसी तरह मियाँ बीवी भी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, और अगर आप देखिए तो दोनों एक टीम बन के घर को चला रहे होते हैं। बड़े नाज नखरे अपने अम्मा अब्बा के घर में हमने दिखाए हुए होते हैं ना, लेकिन उसके बाद सारी जिम्मेदारियों का जो बोझ है वो हमारे कंधों पे आ जाता है। एज औरत हम गाड़ी का एक हिस्सा, एक पहिया संभालते हैं इस ज़िंदगी की गाड़ी को बैलेंस करने के लिए, और एक पहिया हमारे हस्बैंड संभालते हैं। अब चाहे वो पैसे कमाना हो, वो पूरे अखराजात करने हों अपने घर के, और घर को घर बनाने में क्या औरत, अगर वो जो कमाई हुई रकम या वो जो चीज़ें हैं उसको चैनलाइज औरत नहीं करेगी, जो हस्बैंड ला के देगा, तो घर नहीं चल सकता। दोनों काम एक शख्स नहीं कर सकता कि औरत ही कमाए, औरत ही घर चलाए, या मर्द ही कमाए, मर्द ही घर चलाए, बच्चों को खाना दे, स्कूल भेजे। ऐसा बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब ज़िंदगी का बैलेंस आउट हो जाता है। सो ज़िंदगी के बैलेंस को बरकरार रखने के लिए इन दोनों का एक साथ चलकर टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। लेकिन खुदा ना खास्ता यहाँ हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई, यहाँ सारी भागदौड़ बीवी ने संभाली, यानी कि अगर वो गिरा तो उसने संभाला, यानी औरत ने संभाला। अगर अल्लाह ना करे औरत की तबीयत ख़राब हुई या कोई और भी वाइस वर्सा चीज़ें हुई, उसे कोई भी ऐसी चीज़ करनी पड़ी जो वो अपनी जो फ़राइज़ हैं उनको बखूबी अंजाम नहीं दे पा रही, तो वो चीज़ भी उसके हस्बैंड संभालते हैं, क्योंकि इट्स अ टीम वर्क। जब टीम होती है तो कभी कोई 20% होता है, कभी कोई 80% होता है, कभी 60 होता है, तो कभी 40 होता है। सो ये जो टीम है इसका काम यही है, ये जो रिश्ता है बेसिकली। अगर मैं 20s में होती, टीन्स में होती, तो मैं कहती ओह शादी का रिश्ता तो प्यार का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। नो, जैसे जैसे आप मैच्योर होते हैं आपको पता चलता है कि ये जो एक मियाँ बीवी का रिश्ता है ये मोहब्बत प्यार से बहुत ऊपर है, बहुत बढ़कर है। यानी कि जो कुल कायनात चल रही होती है ना, ये इन जोड़ों की वजह से चल रही होती है कि किस तरह वो अपने घर को बैलेंस लेके चल रहे होते हैं। कोई गिरता है तो दूसरा संभालता है, एक गिरता है वो गिरता है तो पहला संभालता है। सो आज हम अपने दरमियान मौजूद सेलिब्रिटी कपल से पूछेंगे कि किस वक्त, देखिए पता है सीखने से भी बहुत कुछ, सुनने से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अलग अलग एरा के या अलग अलग साल की जो शादीशुदा जोड़े हैं वो आपको बहुत सारी टिप्स दे सकते हैं कि कौन किस वक्त गिरा और किसने किसको कैसे संभाला। ये शादी की रीढ़ की हड्डी है, जब आप गिरें और आपका स्पाउस आपको संभाले। ये है बेसिकली वो जो लोग पूछते ना क्या राज है कामयाब शादी का, कामयाब शादी का राज ही यही है, प्यार मोहब्बत इज़्ज़त, वो सारी बाद में। पहले आप एक दूसरे के लिए कितनी देर तक खड़े रहते हैं, जुटे रहते हैं, संभाले रहते हैं, ये है शादी की डेफिनेशन। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद आइए सीखते हैं हमारे जोड़ों से बहुत सारी टिप्स अपने स्पाउस को संभालने के लिए। स्ट्रॉन्ग वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज ज़रा इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, बड़ा गौर से अपनी नोटबुक निकालें या मोबाइल के नोटबुक में भी आप नोट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ कपल्स हैं जो आपको टिप्स देंगे अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से कि कब किसने संभाला और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे एक दूसरे को संभाला जा सकता है, क्योंकि कभी भी ज़िंदगी में कोई एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं चल सकता। हमेशा किसी के लोज एंड हाइज आते हैं, कोई गिरता है, कोई संभलता है, किसी की कामयाबी होती है, कभी कभार कोई ढह जाता है, किसी का मोराल अप करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस वक्त
आपका जो साथी इस वक्त आपके बहन भाई, आपके माँ बाप या और कोई दूसरा रिश्ता, आपकी औलाद भी आपके साथ उस वक्त नहीं होती, लेकिन जो सबसे उस वक्त रिश्ता आपके करीबी होता है वो आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ होती है, और उस वक्त उनके साथ की अशद ज़रूरत होती। तो कभी कभार तो कुछ कपल्स को ये भी नहीं पता होता कि हम साथ दें तो क्या दें। कभी कभार कुछ कपल्स ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे पे बोझ भी बने होते हैं, यानी कि एक बीमार है तो दूसरे को उसको हेल्प आउट करना ही नहीं आता। सो इस वक्त हमारे पास जो 3 सेलिब्रिटी कपल्स हैं वो आपको अपनी लाइफ की एक्सपीरियंसेस से गाइडलाइंस देंगे, और उम्मीद है कि उनकी किसी भी बताई हुई चीज़ से आपको अपनी ज़िंदगी में इस पज़ल में कहीं ना कहीं कुछ पुर करने का मौका मिले। सो आइए मिलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा जी फजीला एंड कैसर का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। आप? शुक्र, बेहतरीन। जब से आप लोग मेरे शो पे आ रहे हैं ना, दोबारा से आना शुरू हुए पहले एकदम। माजरत के साथ जी, जी। इंट्रोडक्शन होता था मिस्टर एंड मिसेस कैसर नहीं, खान। फजीला अब कैसर फजीला सबकी अलग, और कैसर। सबकी वो है ना आजकल ख़वातीन की है कि हम हमारी भी अच्छा भाई, identity सबसे पहले आपको तो हज की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। शुक्रिया। आप खैर से, आप और यासिर अल्लाह की हज्जन भी हो गई मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, लकी यू माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बाकायदा मुबारकबाद आपके घर पे आके देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। सो फिर दूसरा कपल मतलब उस हिसाब से हम सीनियरिटी के हिसाब से जा रहे हैं माशाल्लाह। मिस्टर एंड मिसेस अब कैसर भाई को मेरे मियाँ की तरह के ही इनके थोड़े थोड़े से इनकी प्रॉब्लम्स रहती हैं। इनकी ईगो को मिस्टर अरे एंड नहीं बाबा, ये मिसेस राय कैसर तरीक़ेकार है। निज़ामानी हमारे साथ। और फिर अब आई डोंट नो ये क्या सोचते हैं, मैं तो दोनों बोल देती हूँ, आसमा नुमान एंड नुमान हबीब। मिस्टर एंड मिसेस नुमान हबीब हमारे साथ। मिसेस अच्छा लगता है। अच्छा, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बढ़िया 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 ठीक ठाक है। मज़े में। अभी बहुत सारी बातें होंगी। तीसरा कपल भी मैं इंट्रोड्यूस करा दूं। ये थोड़ा चिल कपल है, यो कपल है अभी, क्योंकि उतनी ज़्यादा अभी इनके ऊपर शायद जिम्मेदारियां उतनी नहीं है, तो ये अभी यो वाले फेज में है। सो माहम एंड फैजान, मैं माहम एंड फैजान बोल सकती प्लीज हूँ? बोलिए। आप सिर्फ फैजान भी बोल देंगे तो चलेगा। नो प्रॉब्लम। कैसे हैं आप? बहुत मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र, बिल्कुल ठीक। सो अब इस गर्मी में भी चिल गेम चल रहा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सुकून है। मैंने कोई अभी देखा नहीं कोई डांस नंबर मियाँ बीवी ने बनाया, और बड़ा दिनों से बोर हो रही हूँ मैं। असल में दोनों शूट पे चल रहे हैं तो सब टाइम कहेंगे हज करके आई हैं और क्या फरमाइश है इनकी, शर्म नहीं कोई बात नहीं, दोनों चीज़ें साथ साथ बैलेंस चल रही है, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, आजकल शूट्स पे बिजी चल रहे हैं, मैं तबीयत से डाउन चल रही हूँ, तो वो सब चीज़ें डाउन ही हो रही है। चलती हैं। अच्छा, जैसे कि आज हमारे प्रोग्राम का ये थीम है, कभी कभार ऐसा होता है जैसे हम ड्राइंग रूम में भी एक दूसरे से मिलते हैं, तो एक दूसरे से बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मुझे तो लगता है जब भी आप किसी से मुलाकात करते हैं, कोई सोशल गैदरिंग होती है, तो बजाय गॉसिप के क्यों ना हम एक दूसरे से कुछ सीखें, वो तो अमल कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। तो आज का भी अमल वही है। मैं सवालात के लिए मेरी हेल्प करने के लिए स्क्रीन काम आएगा। पहली स्लाइड क्या है? कॉन्स्टेंट स्ट्रगल विद रिलेशनशिप। तो आप दोनों से ये शुरू करते हैं। माशाल्लाह, अगर हम इन तीनों की ज़िंदगी, आपकी शादी को हमारे से ज़्यादा साल हुए हैं? हाँ जी, 90 हमारे 22 हो गए ना। हाँ माशाल्लाह, माशाल्लाह 30 इयर्स 22वें में लगा है। 30 इयर्स हाँ। और 94 में हुई थी हमारी शादी। तो अब अगर मैं एज कपल देखें, अलग अलग स्टेजेस होते हैं उस वक्त, बच्चे यासिर भी की हैं। क्या बुरी बातें लगती हैं आपको और क्या अच्छी लगती हैं? आप और यासिर लगता है कि एक जैसे हैं। अब अगर आप समझते हैं आपकी कोई अच्छाई है तो वो उसकी अच्छाई होगी। आप समझते हैं अगर आप में कोई नुक्स वो है वो अगर मैं चला ही जाता हूँ, बेहतर ये पहला होगा बॉल कि ही नहीं मेरा भाई 22 साल रह ली तो अच्छी बात तो होगी ना कि हम साथ रह गए। तो देखो, आप जो ना सबके इंटरव्यू करती हो, हाँ। आप सबके बारे में जानती हैं, जी जी। तो जो नाजरीन हैं वो आपके बारे में भी जानना चाहते हैं ना। और मैं तो हर वक्त रोज अपनी बक करती रहती हूँ, तो आज तो आपके बारे में बात करनी है मुझे। मैं तो हूँ ही हाजिर। अब आपको समझ आ गया होगा इस सवाल का जवाब, वैसे समझ आना शुरू हो गया होगा। स्ट्रगल विद द रिलेशनशिप। अच्छा, नहीं मैं आपको बताऊं, देखिए अगर अच्छा, मैं इस सवाल को हिस्सों में बांट देती हूँ। ठीक है। जो शादी के शुरू के दिन होते हैं उनकी स्ट्रगल अलग होती है, ठीक है। फिर जब बच्चे हो जाते हैं उनकी स्ट्रगल अलग Right. होती है, एंड जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर स्ट्रगल अलग होती है। तो मैं इसको 3 स्टेजेस में बांट देती हूँ, तो एक एक करके बताइए प्लीज। आप शादी के बाद हुजूरे वाला आप पहले फरमाएंगे। मेरी नई बीवी, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ियाँ हैं। नहीं वहाँ से आए ना। हम वहीं से आ रहा हूँ। पहले मोटरसाइकिल थी, अब फिर जीप हुई, फिर गाड़ियाँ हैं, वही मेरे बच्चे हैं, वही मेरी गर्लफ्रेंड है। बस इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। ये तो मेंटेनेंस फ्री है ना।
ये तो नहीं, मेंटेनेंस में खुद ही कर लेती हूँ अपनी, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की। मैं अपने आप की अपने सारे जो मसले खुद ही हल कर लेती हूँ। और देखो स्ट्रगल, कोई भी रिश्ता होता है ना, वो कांस्टेंट स्ट्रगल होता है। मतलब ये नहीं है कि कोई उसमें कोई स्ट्रगल करना कोई बुरी बात है, कोई मतलब मेंटल तरीके से भी, मेंटली भी अगर आप देखें, साइकोलॉजिकली भी देखें, आप किसी के साथ भी रहते हैं, जब अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हैं या फिर अपने भाई बहनों के साथ होते हैं, सिबलिंग्स के साथ, या फिर अपने स्पाउस के साथ, या फिर आप अपने जब आपके बच्चे होते हैं, यू नो आपको कांस्टेंट काम करना पड़ता है। तो वो काम ज़िंदगी शुरू होने से लेके मरते दम तक जारी रहता है, क्योंकि हर रिश्ते की अपनी नज़ाकतें होती हैं, अपनी उसके कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको तरीके से लेके चलना पड़ता है। तो आई थिंक रिलेशनशिप गोल्स में कांस्टेंट स्ट्रगल तो एक चीज़ है ही है, जो जब शादी हुई शुरू में, ज़ाहिर है उस वक्त तो आपकी शुरू की शादी जो है वो मोहब्बत से चलती है। जब आप शादी करते हैं उस वक्त आप 2-4 साल तो आपके बड़े कोई वो मोहब्बत में आप सब कर रहे होते हैं। पीरियड होता है। हाँ, लेकिन मेरा मकसद है कहने का कि मोहब्बत में सब कुछ कर रहे होते हैं आप, जो कुछ भी कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर जो तो है ना, मोहब्बत में तो तब कर रहे होते हैं ना, अम्मा अब्बा की जब जायदादें हों और आपको टेंशन नहीं हो, क्या कोई बात नहीं, अगर हम छुट्टी मेरा लेके मकसद चले नहीं है। जाएंगे। देखो जब मैंने इनसे शादी की थी ना, तो कैसे की तो नौकरी भी खत्म हो गई थी। जब शादी से 1 महीने पहले नौकरी खत्म हो गई, मैंने कहा अगर कोई दूसरे वाले लोग होते वो कहते भाई कैसी मनूस औरत है, इससे शादी हुई, मतलब नौकरी खत्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जब मैंने कैसे ने शादी से ना कोई 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले कार्ड छप गए, सब कुछ हो गया। कैसे ने क्या करना शुरू किया, कैसे ने कहा यार मैं तो शादी नहीं कर सकता, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, एक काम करो आगे कर दो। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है भाई, मतलब कार्ड छप गया, सब कुछ हो गया। नहीं ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मत, मुझे लगता है मत घबराते हैं थोड़ा। यही बात मैं इतने अरसे से सबको समझा रहा हूँ कि मुझे तो धर लिया गया था। अब जाहिर है एक 10 दिन पहले एक बंदा बोलेगा कि भाई कार्ड छप गए, सब कुछ हो गया। मैंने क्या हो गया भाई, अच्छा हैंडसम आदमी हाथ से निकल जाएगा, इसको पकड़ लो पहले ही। खैर वो तो वाइस वर्सा है, दोनों तरफ से गवाही का वेट कर रहे थे। हाँ, दोनों तरफ से यही था। तो उस वक्त तो मैंने जब शादी की थी तो मतलब कोई वो ऐसे नहीं था, स्टेबिलिटी नहीं थी, लेकिन तब भी आप मोहब्बत में बहुत कुछ जला लेते हैं। और जैसे यानी कि आपके कहने का मकसद है जो शुरू पहला का period फेज है, होता है, हाँ। वो मोहब्बत हाँ, में चलता उसके बाद जो सेकंड फेज आपका होता है ना, उसमें आप देखें, फिर उसमें होते हैं एक दूसरे का लिहाज, एक दूसरे की जो भी कुर्बानी होती है वो रिस्पेक्ट होती है, लिहाज होता है, मुरव्वत होती है, जो आप एक दूसरे के लिए कर रहे होते हैं वो बॉन्ड डेवलप हो रहा होता है। तो जो सेकंड फेज है, अच्छा झगड़े भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आप एक दूसरे के क्या साथ वो चल रहे दूसरा होते जो फेज है उसमें क्या एक दूसरे को इस तरह सपोर्ट करते हैं कि अगर हस्बैंड कोई काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई चीज कर रहा है, तो औरत उसको सपोर्ट करे अलग तरीकों से, मैंने या तो किया है। बीवी अगर देखो कुछ- मैंने किया है वो ऐसे किया है कि शुरू में तो हम दोनों ने पहले काम किया, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम सेल्फ मेड लोग हैं, हमने जो भी बनाया वो खुद ही बनाया। तो शुरू में हम काम कर रहे थे दोनों। फिर जब अहमद हुआ, एक बच्चा था, तो हमने किया मैनेज, लेकिन बट जब दूसरा बेबी हुआ, ज़ौरैन जब हुआ, तो फिर ये था कि मुश्किल हो गया ज़रा बच्चों के साथ ना काम करना। तो फिर कैसे ने मुझे कहा कि देखो भी बच्चे अकेले घर में होते हैं, अगर तुम काम पे जाती हो या मेड्स होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं अनकंफर्टेबल होता हूँ। और कैसे के तो अंदर एक जज्बाती औरत निकलाती, उसने कहा मुझे लगता है मेरे बच्चे यतीम हैं, मेरे बच्चे अकेले बैठे होते हैं। मैंने कहा लो भाई ये क्या हो गया, मतलब इतना कुछ जज्बात आ गए। मैंने कहा नहीं अच्छा चलो ठीक है। तो फिर सपोर्ट ऐसे किया कि मैंने अपना काम छोड़ दिया, मैंने कहा चलो मैं बच्चे देखती हूँ, लेकिन मैंने कहा देखो बात ये है कि अब हम दोनों काम कर रहे थे, तुम्हें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। कैसे ने कहा नहीं ये इनकी क्वालिटी है कि उन्होंने कहा नहीं मैं जितना भी तो जो भी तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तो लेकिन फिर ये कि मैंने अपना अगर करियर छोड़ा, मतलब मैं उस वक्त सारे लीड कैरेक्टर्स कर रही थी, तो मैंने अपने करियर से थोड़ा सा ब्रेक लिया। तो कैसर भी उस वक्त लीड कर रहे थे, हीरो मारवी और ये सारे चल रहे थे कैसर के, ससी पुन्नू वगैरह। तो कैसर ने क्या किया, हम प्रोडक्शन की तरफ चले गए, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ से अर्निंग उस वक्त ज़रा अच्छी थी और ज़्यादा होती थी, और आप मेहनत भी ज़्यादा। तो कैसर ने हर चीज़ हमें हर चीज़ दी, हमें फैसिलिटेट किया। और मैंने ये कि फिर घर की तरफ सारा, मतलब फिर मैं बच्चों को स्कूल ले जाना, पढ़ाना, पकाना, के ड्राइवर, खानसामा सब में थी। आपके कहने का मकसद है ये सब चीज़ें रिलेशनशिप को बनाए रखने में हेल्प करती हैं। ऑब्वियसली आप एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते हैं ना, जो काम है ये वो एक दूसरे फेज की हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट रहे आप होते हैं। जिंदगी में माशाल्लाह सेटल हो गए, बच्चे पढ़ गए, अब वो वाला स्टेज आया, तो अब क्या रिलेशनशिप को अब ये है कि छोटे बच्चे छोटे मसले, बड़े बच्चे बड़े मसले। क्योंकि फिर आप बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनके करियर्स के बारे में सोचते हैं, उनकी नई जिंदगियां शुरू हो रही होती हैं, उनके बारे में सोचते हैं। तो मतलब हर वक्त आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। बड़े बच्चे बड़े मसले। और फिर आपके घर में एक आखिर में सबसे छोटा बच्चा रह जाता है, आपको उसको भी पालना होता है। आप क्या कह रहे हैं? अच्छा चलें आप बताएं। मैं वो जिन दिनों की बात की प्रोडक्शन शुरू की, तो आपके बाबा का बड़ा मशहूर प्ले था कशकोल। जी।
और आप लोगों के पास एक नई जापानीज गाड़ी हुआ करती थी विद एक्सटेंडेड उनको बम्पर। याद है ठीक है, गाड़ी का नाम नहीं ले रहा। हमेशा गाड़ी की मिसाल हमारे देते हैं। पास होती बता थी। दूं आपको पहले से। हमें कार याद लवर नहीं है ना। उस वक्त क्या हुआ कि जब हम एनटीएन जा रहे थे ना, इनके बाबा उस गाड़ी में आए, मैंने उन दिनों नई मैंने और तनवीर जमाल ने मर्सिडीज खरीदी थी और हमारी दोनों की काली काली मर्सिडीज वहाँ खड़ी होती थी। इनके बाबा आए नई गाड़ी में, यूं हमें देखते रहे, "ए, साले पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं।" मैंने कहा, कासिम भाई आपके साथ मजबूरी है कि आप किसी जगह के एम्प्लॉई हैं तो आप खुल के नहीं आ सकते। हम लोग एम्प्लॉइज नहीं है, हम तो एंजॉय कर रहे हैं। तो हमारी इस मतलब तरीके लेकिन से बड़ा मोहब्बत का, दोस्ती वो का, हमेशा हालांकि सीनियर थे, रिस्पेक्ट हमेशा senior आज हैं, तक, मतलब हमेशा, आज लेकिन तक रिस्पेक्ट नहीं, करना अभी बात सुने, आपके रिश्ते में रब्बू कहाँ से आ गए जरा नहीं, आप बात अपने- रिश्ते की नहीं हो रही कल बात। परसों हम एक वो निकाल रहे थे, अपनी शादी का एल्बम देख रहे थे, वो कुछ निकला सामान में, उसमें तुम्हारे बाबा खड़े हुए थे, तुम्हारे अब्बू खड़े हुए थे, कैसर और क्या हसन जहांगीर, हसन जहांगीर, शब्बीर जान, पुरानी अयाज यादें। खान, मिशी। वैसे बड़ा अच्छा गाना गाया था मेरी मेहंदी पे ना उन्होंने, क्या नाम, हसन जहांगीर ने, उनका गाना नया नया रिलीज हुआ था, उन्होंने कहा था शादी ना करना यारो, पछताओगे सारी लाइफ। ये उन्होंने शादी पे गा दिया। क्या तो शादी पर उन्होंने ये गाना, मेहंदी पे उन्होंने गाना बेसिकली वो मैसेज दे रहे थे। आपने बार बार मुझे मैसेज दिया उन्होंने लोगों को। अच्छा, अब सेकंड टिप, ठीक है, दिखाएं जरा स्लाइड। चिल्ड्रन हैंडलिंग, बच्चों को संभालना, ये भी एक टिप देना है। ये आर्ट है, आर्ट बेसिकली आर्ट है। अच्छा, अभी मैं इतनी बातें सुन रहा था जो एक्सपीरियंसेस अभी बताएं कि छोटे बच्चे छोटे मसले, बड़े बच्चे बड़े मसले। अभी हम इस स्टेज पे नहीं गए, हमारी दोनों बेटियां छोटी हैं, तो मैं अब हमारे जो छोटी छोटी सी बातें होती है, अच्छा अल्लाह का शुक्र है कि बेटियां जो है ना, वो उनको जो भी कह दो वो वही करती हैं, ना जिद करती हैं, ना वो मतलब होता है ना, शायद मेरा बेटा नहीं है तो मुझे नहीं पता कि हर बेटे घर में कैसे, ऐसा नहीं होता। ये तो मैं कह रहा हूँ बेटों हर का घर मुझे कभी कभार बेटे आसान होते, experience बेटी नहीं है। मुश्किल मुझे होती है। एक्सपीरियंस नहीं कि बेटे क्या करते हैं, जो भी सुनता हूँ कि बेटे बड़े शरारती होते हैं, मेरी बेटी शरारती नहीं है। आजकल की लड़कियां भी बहुत शरारती हैं, लेकिन उन दोनों को जो बोल दो ना कि नहीं होगा, डैडी के पास गई तो ज्यादा मसला बढ़ जाएगा, फिर आगे के लिए भी मसले होंगे, बस फिर वो वहीं मेरी बैठ इमेज बनाई हुई है मतलब डराने के लिए ना, लेकिन और ये- नहीं डैडी को मत लेकिन डरती बताइएगा, मत डैडी को हो। नहीं बताइएगा। नुमान ईमान ऐसा से नहीं नहीं है। और वो मैं डांटता भी नहीं हूँ ईमान से वो उनको, डरती मैं नहीं है। डांटता ही नहीं हूँ। ये ऐसा है मैं डांट दूं तो आगे से कहेंगी छोटी सी मामा पता नहीं कहाँ से आ गई, वो जिनकी बड़ी बड़ी मामा होती है ना, वाइट बाल होते हैं, वो होती ना, फिर हमें डर लगता, मामा बहुत छोटी सी आओ, मैं नहीं डांटा करो, वो उल्टा मुझे डांट देती है। अच्छा। और नुमान तो वैसे ही कुछ नहीं बोलते, हाँ। नुमान कुछ नहीं कहते, हाँ। और मुझसे बच्चों थोड़ा का बहुत ये है डरती कि है। अभी अच्छा, एक बहुत सारे हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान जो है वो बच्चों को लेके भी, बच्चों की परवरिश को लेके भी झगड़े और लड़ाई बहुत ज़्यादा होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कौन से स्कूल में डालना है, कौन से स्कूल में नहीं डालना, ननियाल में रहेंगे, ददियाल में रहेंगे, ऐसे बहुत सारे मसाइल, छोटी 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 चीज़ें, आपको नहीं पता कि वो कभी कभार आपके रिश्ते को थोड़ा डैमेज भी कर रहे होते हैं, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि जो है माँ की अलग होती है, बाप की अलग होती है। अब उस वक्त बच्चे तो ये सोच नहीं रहे होते कि हमें क्या करना है, हाँ। तो हर बंदा अपने लिहाज से गाइड कर रहा होता है। तो मैं जैसे इनकी ख्वाहिश थी कि ये इस स्कूल में पढ़े, मेरी बेटी जो बड़ी है, जब भी स्कूल जाती है तो ये उस स्कूल में पढ़े। मैंने दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दिया था, तो उन्होंने कहा नहीं वहीं पढ़े, तो मैंने पूरी कोशिश कर ली भाई, मैंने मिनिस्टर्स की भी कॉल करा दी, मैंने अपनी हर कोशिश कर ली, वहाँ एडमिशन होके नहीं दिया, मैंने हाथ जोड़ लिया भाई। 3 स्कूल थे मेरी उसमें लिस्ट में, मैंने कहा इन तीनों में करवा, और करवाना 3.5 साल 4 साल में, उससे पहले मैं नहीं करवाऊंगी। हाँ। कुछ भी हो जाए मैं नहीं, इन्होंने कहा कि वो लेते ही नहीं इससे पहले, वो एज मैंने कहा थोड़ी मैंने सी नहीं ऊपर कराना। हो गई थी, मैंने कहा कोई बच्चियां थी, और मैंने डाल थोड़ा दूंगी, सा उसके बाद एक नहीं एज करा में जाके दूंगी। अच्छा, यानी कि आपने ये जाहिर किया कि मैं बच्चे को 3.5-4 साल से पहले स्कूल नहीं भेजूंगी। नहीं भेजूंगी। ठीक है, और आपने जो है वो ये कोशिश की कि उसको एडमिशन वहाँ हो जाए जहाँ अम्मा चाहती हैं। जहाँ ये चाहती थी। और ननियाल ददियाल वाला हमारे बिल्कुल सीन नहीं है, क्योंकि मेरा सब लाहौर में है, सब यहाँ पे बस नानी है, तो ये कभी मुझे कभी भी मना नहीं करती, कभी मना नहीं करती, कौन मना क्योंकि मैं करेगा जानती भाई? ही नहीं आप कि मना मना करेंगे? करेगा। यही मैं आप कहने मना वाली करोगे? जाओ भाई जाओ, मैं ये तो जाती परेशान है, मैं तो आज तक अपने घर जाके रही नहीं, यार 30 ये years कमाल में है, रात को जाके 30 सालों में ये एक दिन भी अपने बस माँ यही बाप दुख के खाए घर जा में- रहे हैं इन्हें। नहीं, अब अगर वल्लाह मैं सही बोल रहा हूँ यार। अगर मैं अपनी शादी की बात करूं, हमारे यहाँ तो बहुत खींचातानी, जब बच्चे छोटे थे रही है, ननियाल और ददियाल में बहुत रही है, क्योंकि यासिर को था कि वो ददियाल से ज़्यादा करीब हो, और मुझे था मतलब करीब हो या नहीं हो, बस उसको थोड़ा सा था Connected रहे। वीकेंड आया तो Connect, यहाँ क्योंकि जाना जरूरी है। हम लोग बहुत ज़्यादा अपने देखी ननियाल नहीं यार, से इतना करीब काम रहे। मेरी खालाएं होती थी, और अम्मी अब्बा ऑफिस जाते थे तो वो हमें पाल भी रही होती थी, हम बेबी सिट भी करती थी छोटे,
तो हम थोड़े ज़्यादा करीब थे, तो उसको लगता था कि मेरे बच्चे भी उधर ज़्यादा हो। देखिए एक जो दुनिया का उसूल है, तरीकाकार है, वो यही है कि ननियाल से बच्चे ऑटोमेटिकली करीब होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक मोहब्बत जो नाना और नानी की मोहब्बत होती है, उसका आप कोई अलग वो बात नहीं है। नहीं, असल में ननियाल वाले जो होते हैं ना, अगर अम्मा जॉब करने वाली होती तो वो थोड़ा सा है संभाल रहे होते हैं, लेते हेल्प कर बच्चों रहे होते हैं, बिल्कुल तो ऐसे बच्चे ही है। लेकिन attach हो हमारे जाते बच्चे हैं तो फिर। मजे की बात है, किसी से भी मतलब कनेक्टेड हैं, लेकिन अटैच वो सिर्फ अपने माँ बाप से। हाँ, हमने सिस्टम ऐसा रखा है कि वो दोस्ती उनकी हमसे, उन्हें कोई दुख सुख जो मसला वो परेशानी तो सब हमारे वो हमसे बच्चों का करते भी हैं। यही है कि नहीं, वो लेकिन होता है ना, जैसे हाँ। आप ननियाल से हो, कोई खाला हो, कोई मामू हो, तो मेरी तो कोई बहन है ही नहीं, तो हमारे बच्चे भी मसला ही नहीं कनेक्टेड है। हमसे हैं, पर वो हमारी अभी छोटे हैं ना। जो उनकी नैनी है उनसे ज्यादा वो तो खैर वो तो होता है खेलने की। अच्छा, रहते उनके पास नेक्स्ट ही मुझे है वो। स्लाइड दिखा दें, ब्रेक के बाद आके फिर मैं उसका हल पूछूंगी। जी दिखाएं, ताकि मुझे पता चले तीसरा भी कपल है भाई। पूरे सेगमेंट बेचारे कुछ नहीं बोल सके। दिखाएं स्लाइड क्या है। हाँ, ओके, हादिया को लेके माम का पैनिक। ठीक है, ज़रा ये इसकी जो राय है, इसके जो व्यूज़ है, वो हम ब्रेक के बाद आके सुनते हैं। ठीक है, रेडी रहे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब, अब ब्रेक पे जाने से पहले दोबारा से मैं स्लाइड दिखाती हूँ। हमने माहम और फैज़ान से टिप्स लेनी है। तो ये इन्होंने हादिया को लेके माहम का पैनिक। अच्छा, वही वाली बात है, हमारा टॉपिक है कि दूसरा एक गिरता है तो दूसरा संभालता है। तो यहाँ कभी कभार अगर माँ वीक होती तो बाप स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बाप वीक होता है बच्चे को लेके स्पेशली तो माँ स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो यहाँ क्या चक्कर है? अच्छा, I think I really want to start with that. अच्छा, panic का word probably Fazan has used or whatever, but it is no honestly वो panic वो वाला होता है कि मैं बहुत होते हैं पेरेंट्स इस तरह के, पर शायद मैं आई एम वन ऑफ दोस्त जो बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए कंसर्न होते हैं ना, कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, नॉट कि मैं किसी रेस में होती हूँ हमेशा किसी के साथ, बिकॉज आई एम नेवर इन द पार्ट ऑफ द रैट रेस एवर, कि एजुकेशन को लेके या चीज़ों को लेके, बट शायद मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है कि मैं हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल होती हूँ। और मैं ओवर थिंक करूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं जो चीज़ नहीं हो रही होती ना उसके बारे में पहले सोच लेती हूँ कि वो जो 10 मिनट बाद होगा ना उसके लिए ये करना ज़रूरी है। तो वो वाला पैनिक, शायद पैनिक कह लें या क्या कह लें, हाँ, तो मेरा वाला है प्रॉब्लम। कॉन्शियस भी कैसे? कॉन्शियस ज़्यादा हूँ मैं उसको लेके। फोकस कहूँगा बिकॉज एवर सिंस माशाल्लाह हादिया हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनी है। माहम का सारा फोकस हादिया है हर चीज़ को लेके। तो मैं बार बार माहम को एक कांस्टेंट रिमाइंडर एज अ पार्टनर देता रहता हूँ कि ठीक है, आपकी औलाद है, इट्स वेरी गुड, लेकिन आपको खुद को भी देखना होता है। क्योंकि जब आप ऐसा होने लगे ना कि आपकी सारा कंसर्न या सारा फोकस बच्चे की तबीयत की तरफ है और आपकी अपनी तबीयत भी ख़राब है, तो आप उसकी सारा तीमारदारी कर रहे हो, उसकी दवा चीज़ें सब टाइम पे, अपनी दवा का पता ही नहीं है। जबकि बताया जाता है जहाज में कि ऑक्सीजन मास्क पहले खुद लगाओ फिर बच्चे को पहनाओ। बच्चे को पहनाओ। ये एक अच्छी मिसाल है, लेकिन ये कि मेरी कोशिश ये होती है कि माहम को मैं कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करता रहूँ कि खुद पर भी फोकस होना चाहिए। और मैंने देखा है माहम को कि वो उसका सारा फोकस जो है, चाहे वो कपड़े हों, खाना हो, हेल्थ हो, स्कूल्स हों, जो भी बात है ना, तो वो सारा हादिया है। पहला सवाल, पहला जवाब हादिया है, जो कि अच्छी बात है, होना चाहिए। और क्योंकि माँ माशाल्लाह वर्किंग भी है, तो हम लोग जब अपने डेट्स डिसाइड करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम में से कोई एक घर पर रहे ऑलवेज। तो जब हम अपने स्केड्यूल कर रहे होते हैं, सो वी ऑलवेज मेक श्योर के हादिया फोकस में रहे। और हम मतलब हम कॉन्स्टेंटली हम में से कोई एक घर पे हो। ऑल्दो नानी भी हैं, दादी भी हैं, भाभी भी हैं, बहनें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हम कोशिश कर देंगे एज अ पेरेंट वन ऑफ अस शुड बी देयर। बट ऑब्वियसली नदा, शायद मैंने पहले भी बताया था, बिकॉज जब व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन हादिया के बाद, तो आई वाज 3 months पोस्टमार्टम ओनली। तो मैं 3rd month में, जब हादिया 3 महीने की शायद होने वाली थी, तो मैं काम पे वापस चली गई थी। और वो कुछ कमिटमेंट इस तरह की थी प्रोजेक्ट की कि मैंने उनको कहा था कि मैं नहीं कर सकूंगी इतने टाइम तक, क्योंकि मैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी में काम कर रही थी अपने। मैं घर में बिल्कुल रेस्ट पे नहीं थी। तो जब मैं काम पे जाने वाली थी, तो उससे पहले ना मुझे वाले ड्रॉबैक्स होना शुरू हो गए थे कि मैं कैसे जा सकती हूँ, ये तो बिल्कुल छोटी सी है। मॉम गिल्ट भी तो मॉम गिल्ट तो आई थिंक वो आपकी ज़िंदगी में अटैच हो जाता है। एटलीस्ट मेरे साथ तो ये है कि वो कितना भी सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो, मुझे होता है कि अभी भी मैं हर रोज़ जब काम पे जाते बोलती हूँ मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ, मैं कितनी जालिम माँ हूँ, उसको छोड़ के जा रही हूँ वाली चीज़। हाँ, मैं इतने उसमें जाती हूँ। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा सपोर्ट फैज़ान का इस चीज़ में था कि फैज़ान ने बोला नहीं, ये नहीं सुनना मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम आगे जाके कुछ टाइम बाद बोलो कि मैंने इसकी वजह से काम नहीं किया या मैं इसको फोकस में रख रही थी, इसलिए बिकॉज आई रियली लव व्हाट आई डू।
तो फैज़ान को ये था कि नहीं काम पे जाना ज़रूरी है। तो आई थिंक ये एज अ पार्टनर बहुत बड़ा सपोर्ट होता है आपका, ये अंडरस्टैंड करना कि आपके पार्टनर को उस वक्त शायद चीज़ें उस तरह से नहीं नज़र आ रही हैं जिस तरीके से आप देख रहे हो। तो फैज़ान का ये वाला सपोर्ट हादिया के साथ भी, अभी भी मैं बड़े इजीली अगर मैं अपनी अम्मी के पास हादिया को नहीं छोड़ती हूँ और फैज़ान के पास वो होती हैं तो मैं बड़े इजीली चली जाती हूँ। मुझे पता है फैज़ान उसकी हर चीज़ मैनेज कर लेते हैं। यही वाली बात को लेकर अगर मैं जनरल कपल्स पे आती हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है देखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे छोटे हैं, उस वक्त की प्रॉब्लम्स ये होती हैं कपल्स के दौरान, कपल्स के दरमियान झगड़े और लड़ाई क्या होते हैं, वो ये होते हैं, वो देखो उसकी बेटी कितनी, उसका बच्चा कितना वो है, मोटा है, तुम खिलाती नहीं हो, सारा ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, तुम खिलाती नहीं हो, तुम ख्याल नहीं रखती, तुम दिन में सोती हो, बच्चा जो है वो दरबदर हो रहा है, या तुम उसको सही तवज्जो नहीं देती, पढ़ाई में देखो मेरे भाई के बच्चे के नंबर ज़्यादा आए हैं। मैं बड़ा सरप्राइज हुई थी निदा, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, इस बात को सुन के बड़े करीबी एक रिलेशनशिप से मुझे ये पता चला था कि जब आप बच्चे को मदर फीड देते हो इस सिचुएशन में, आई एम ब्रिंगिंग दिस अप बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आपने बात की है, तो इसको लेके क्योंकि ये हमारे मज़हब में भी जैसे हम बात कर रहे थे उसमें भी है कि वो आपकी बच्चे की माँ की जिम्मेदारी नहीं है उसको मदर फीड भी कराना। इस पर भी शायद मुझ पर आप फतवे और वायरल हो जाऊँगी बुरा समझ के लोग, लेकिन ये ऐसा है इस बात पे, तो उस पे भी हस्बैंड्स का या फादर्स का ये वाला प्रॉब्लम होता है कि जी नहीं बच्चे को आप टॉप फीड नहीं दे सकती, आप चाहे कुछ भी हो जाए आप उसको मदर फीड पे ही रखो। तो ये वाले भी प्रॉब्लम्स होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ में, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। वो जो रिलेशनशिप है यहाँ आके भी थोड़ा सा एक ब्रेक लगता है इन्हीं वजह। हमने ना शुरू से ही ये रूल ऑफ थंब रखा है अपना कि हम कभी भी कंपैरिजन में नहीं पड़ते किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि हर बच्चा, हर हाउस होल्ड डिफरेंट होता है, बच्चे का पेस अलग होता है, हर बच्चे का पेस अलग होता है। और जाहिर सी बात है हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे अपने ख़ानदान में, माहम के अपने फैमिली में बहुत बच्चे हैं, बट वी नेवर कंपेयर एनीबडी विद एनीवन। ऐसा नहीं कि हम हादिया को किसी दूसरे बच्चे को हादिया से भी कंपेयर नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स अनरियलिस्टिक ऑनेस्टली, क्योंकि हर किसी के जीन्स अलग हैं, हर किसी का ब्रॉटअप डिफरेंट है, हाउस होल्ड डिफरेंट है, तरबियत मुख्तलिफ है, तालीम मुख्तलिफ है, शायद बैकग्राउंड मुख्तलिफ है, सोच मुख्तलिफ है, आपके गोल्स मुख्तलिफ हैं। मैं क्यों बिला वजह अपने बच्चे को भी एक एहसास कमतरी दूं या दूसरे बच्चे को बिला वजह जज करूं कि अच्छा जी ये तो ऐसे करता है। तो हमने ये शुरू से ये रूल रखा हुआ है कि हम कभी भी कंपैरिजन नहीं करते। और जो हमारी पहली स्लाइड थी मैं उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि वो एक हमने कांस्टेंट स्ट्रगल रखा हुआ था, हमने आपस में एक रूल ऑफ थंब रखा था शुरू में, इट्स अ कांस्टेंट एफर्ट इन अ रिलेशनशिप। कि दुनिया का कोई रिलेशनशिप आप उठा लीजिए, अगर उसमें एफर्ट नहीं है ना, स्ट्रगल तो को वो नहीं अगर चल हम सकता। एफर्ट में तब्दील कर दें तो इट्स पॉजिटिव। एब्सोल्युटली नहीं, स्ट्रगल इज आल्सो अ पॉजिटिव वर्ड। स्ट्रगल देखो इज जद्दोजहद, स्ट्रगल जो है ना वो जबरदस्ती लग रही है कि आपको मेहनत करनी पड़ी। इट्स 1+1। स्ट्रगल आस्क्स फॉर एफर्ट। किसी भी मुश्किल में पड़ेंगे तभी आप मेहनत करेंगे। तो हमने ये शुरू में अपने रिलेशनशिप में ये रूल ऑफ थंब रखा था कि हम हमेशा एफर्ट रखेंगे, नो मैटर व्हाट, कि हम कितना काम कर रहे हैं, हम कितने बिजी हैं, हमारी क्या एज है, हम किस सोशल क्लास से आ रहे हैं, या हम किस तरह काम कर रहे हैं, XYZ, वी विल मेक श्योर कि हमारा अपना भी टाइम होगा, वी विल स्टिल गो आउट ऑन डिनर्स। आप लोग डायलॉग करते हैं, डिस्कस करते हैं, ऑलवेज बहुत ज़्यादा। फिर बहुत सारे कपल्स कहते हैं हाँ भाई पता है, सही है ये तो। हाँ नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जरूरत नहीं है बात करने, नहीं डिस्कस करना बहुत जरूरी है। आपको लगता है बात करने से बहुत सारी गिराहें सुलझती हैं? बहुत सारी नहीं, सारी अभी दुनिया को देख लें, अभी जो दुनिया के हालात है ना, हर चीज़ डायलॉग पे जाके खत्म होती है। कितनी बड़ी जंगें हो रही हैं वो अब डायलॉग पे जाके खत्म होती है। सब कहते हैं आए टेबल पे बैठे बात करें। कितने ही आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो, तो मुझे लगता है ये तमाम रिलेशनशिप्स में ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर इसे हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं है, ये तमाम लोगों के लिए। लेकिन अगर एक जोड़े में जी कभी कभार हस्बैंड ये समझे कि तुम्हें तो कुछ, तुमसे बात ही नहीं करना, फायदा कोई, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता, तुम्हारी अक्ल ही वहाँ, जहाँ मेरी अक्ल शुरू होती है तुम्हारी अक्ल वहाँ खत्म होती है, फिर तो बात खत्म हो गई। फिर वो तो पार्टनरशिप हुई नहीं ना। रिलेशनशिप एक हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता ही पार्टनरशिप पे चलता है। अगर वो पार्टनर ही दूसरे के सपोर्टिव नहीं है तो फिर रिलेशनशिप और रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। इसका जो लफ्ज़ है, जो सवाल है ना, उसी में जवाब है कि जोड़े, इसको जोड़ा कहते हैं इसीलिए ताकि जुड़ के रहें। तो आप जुड़ के रहेंगे तभी चल सकते हैं, अगर आप जुड़ के नहीं रहेंगे तो फिर देयर इज नो पॉइंट। सो ऑलवेज ट्राई, एक तो सुनने की अपने अंदर जो है ना वो डालिए कि आप सुनने की आदत नहीं है लोगों को। अब हम कहते हैं हमारी सुने, जो अच्छा लिसनर होता है ना वही अच्छा जवाब भी दे सकता है, समझा भी सकता है, बात भी कर सकते हैं, कन्वर्स ऑलवेज। तो हम लोग तो बहुत चीज़ डिस्कस करते हैं फ्रॉम डे 1 टिल नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम सारी बात करते हैं और
अल्लाह का शुक्र है नहीं, कभी हर इस तरह चीज को प्रॉब्लम नहीं लेके आती। ये बहुत जरूरी होता है, साथ साथ चलना जरूरी होता है ना, कांस्टेंट अच्छा, और एफर्ट डालना एक रिलेशनशिप में। और सबसे ज्यादा रिलेशनशिप का पता ही हस्बैंड वाइफ को तब पता चलता है, मुझे ऐसा लगता है, जब उनके बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद चीजें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। हमारा एक है माशाल्लाह, यहाँ 2 है, आपके भी 2 बच्चे, आपके माशाल्लाह 3 बच्चे, तो ये आपको सबसे ज्यादा पता होगा इस वक्त कि वो जब रिलेशनशिप में कोई तीसरा आ जाता है तो आपका, जैसे फजान ने कहा कि पूरा सारा अटेंशन उस तरफ चला जाता है। उस वक्त ज्यादा जरूरत होती है हस्बैंड एंड वाइफ को एक पेज पे होने की, उस टाइम पे। और एक ना अजीब सा नॉर्म है हमारे यहाँ, मैं उसको एड्रेस करना चाहूँगा कि हमें लगता है कि सिर्फ मर्दों को सारी बातें पता होती हैं। ये अपने अंदर से बात निकाल देनी चाहिए। फिर मर्दों को निकालनी चाहिए ना हाँ अपने अंदर से एब्सोल्युटली बातें। एब्सोल्युटली। हाँ, पता नहीं क्यों एक ये हमारे नॉर्म है कि जी रूल्स जो है वो फादर सेट करेगा। क्यों रूल्स फादर सेट करेगा भाई? कभी कभी सिंगल पेरेंट भी होते हैं, कभी कभार माएँ बहुत अच्छे रूल सेट और कभी कभी सिंगल पेरेंट भी होते हैं। पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है हस्बैंड एंड वाइफ की, कि किसकी पर्सनालिटी ऐसी जो रूल सेट करके उसको कहीं निभा। फर्ज करें आपके वालिद साहब नहीं हैं या वालिद साहब बाहर हैं या बाहर काम करते हैं, तो फिर आप कैसे चलेंगे? तो आपको बात करनी चाहिए और इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए वाइफ के डिस्कशन को भी, वाइफ के ओपिनियन को भी आप सुने, और अगर अच्छा ओपिनियन है तो ले, इसमें बिल्कुल भी ईगो वाली बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा होता है कि जब आप एक ग्रुप होता है उसमें जो लीडर वही बनता है जो सारे ग्रुप वाले ये सोच रहे होते हैं कि इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। सो ज़रूरी नहीं है लीडरशिप क्वालिटी सिर्फ आदमी के अंदर, कभी कभार औरत बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर होती है, और जो रूल सेट करते हैं घर के, वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर में मेरी अम्मी बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी, तो रूल्स घर के वो बनाती थी। अब्बा कमा रहे होते थे, अम्मा से ज़्यादा कमाते थे, घर वो चला रहे होते थे ज़्यादा, लेकिन रूल्स अम्मी बनाती थी। तो हर घर के रूल सेट करने वाले ज़रूरी नहीं है कि आदमी हो, औरत भी हो सकती। बिल्कुल और नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आदमी तो सही बात कहेगा या औरत है तो बिल्कुल ही सही बोल रही है। दोनों को कभी अगर एक बंदा सही बात नहीं करता तो दूसरा उसको सपोर्ट करके बता सकता है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर मेरा पार्टनर मुझे कोई चीज़ बोले, उसके ऑफेंड होने के बजाय उसको समझ जाए कि जी वो जो बात बोल रहे हैं वो जज नहीं करे, क्योंकि पार्टनरशिप में अगर जजमेंट हो जाएगी तो फिर तो बात ही खत्म हो और जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। और कभी ऐसा होता है कि मेरी राय माहम को समझ में नहीं आती, माहम की राय मुझे समझ में नहीं, फिर कन्विंस भी करना। बट हम ये नहीं कहते कि यार ये क्या बात कर दी आपने, हम उस पर बात करते हैं यार ये ऐसे नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। तो वो बात करने का भी तरीका है। हाँ, we have to find the middle ground। ओके, तीसरी टिप की तरफ चलते हैं, आप लोगों की तरफ आ रहे हैं हम। जी क्या है? फ्यूचर प्लानिंग फॉर किड्स। अच्छा, हम माशाल्लाह बच्चों के उससे निकल ही नहीं रहे हैं ना, लगता है माँ बाप मियाँ बीवी बच्चों के माँ बाप हैं। जैसे मैं बोल रही थी कि तीसरा जब आता है तो सब फोकस उधर ही होता है। बात सुने भाई, आपने अपना एक्सपीरियंस बता दिया, हमने अपने बच्चों का बता दिया, आपने आपकी माशाल्लाह 3 3 आज कैसे होस्ट बन जाऊं मैं। 2 बड़े, मतलब कितनी लाइव ट्रांसमिशंस किए हैं यार। तो मैं कह रहा हूं भाई आप अब आप थोड़ा बताइए कि 3 बच्चों का एक्सपीरियंस कैसा, 2 बड़े 1 छोटा। आप एक काम करें, आप उधर बैठ जाए, निदा आप इधर। नहीं यार, बहुत अच्छा है। कैसे मैनेज करती हैं आप? एक क्योंकि वो आपके जो बड़े तीसरा वाला है ना, वो आपको वक्तन फवक्तन याद दिलाते हैं कि आप जवान हैं। तो जब आप जवान रहते हैं तो वो जो जवान बच्चे हैं ना, आप उनके साथ सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं, हाँ भाई हम भी जवान हैं, तुम भी जवान हो। तो वो 3 बच्चों का एक्सपीरियंस लाजवाब। देखा, मैं भी यही कह रहा था तुमसे। मान ही रही हैं आप। हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। ये कैसे मैंने अडॉप्ट किया हुआ है ना, मैंने अडॉप्ट किया हुआ है तीसरा। अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकती ये वाला है जो अडॉप्ट किया, उसका इतना काम है खत्म नहीं होता। जो 2 बड़े वाले हैं ना, उनके तो काम बेचारों के अब तो वो अपने सारे काम खुद करते हैं। मतलब मेरे बच्चे अपना खाना भी खुद करते हैं। हाँ यार, ये बड़ा कमाल है। सब चीजें माँ ने दोनों बच्चों को इस तरह ट्रेन किया हुआ है कि दोनों अपने खाने, वो बहुत इंडिपेंडेंट। अगर फजीला घर पे नहीं है तो ये मोहताजी नहीं होती कि बच्चे खाना कैसे खाएंगे, दे नो हाउ टू। हाँ, और जो मैंने तीसरा अपनी सास का अडॉप्ट किया हुआ है ना बच्चा, उसका प्रॉब्लम ये है कि मैं रात को आती हूँ, खाना फ्रिज से निकाल के या ताज़ा पका के उनको परोस के ठंडा गर्म करके फिर उनके आगे रखती हूँ। बस निवाला नहीं मैं मुंह में डालती, बाकी मतलब पहुँचाना होता है, वरना खाते ही नहीं। अब सुबह से आई हूँ, पूछूँ अच्छा मुझे जो गिल्ट है ना, वो लोग कहते हैं बच्चों का गिल्ट होता है, बच्चे छोड़ के जा रही हूँ, मुझे गिल्ट होता है मैं मियाँ को छोड़ के जा रही हूँ भूखा। तो जब मैं रात को आती हूँ ना, तो मैं आके कैसे से पूछूँ, कुछ खाया नहीं, कुछ खाया नहीं, भूख ही नहीं लग रही थी। तो अच्छा फिर कल नहीं खाया था, मैं काम में था। फिर रात को आके कह रही हूँ अरे भाई कुछ खाया नहीं, फिर खाना निकाला रखा फिर खा लिया। अच्छा परसों क्या हुआ कि बना भाई नहीं मैं तो रात को दाल चावल खाऊंगा। मैंने कहा अच्छा मैं 11 बज रहे हैं, मैंने कहा अच्छा मैं ऑर्डर करता हूँ। मैंने कहा अभी रात को ऑर्डर करो, सड़ा हुआ खाना आएगा, पूरा दिन गर्मी में किसने कैसे पका के रखा हुआ होगा। मैंने कहा आधे घंटे में आएगा ना, चलो मैं आधे घंटे में बना देती हूँ। फिर आधे घंटे में दाल चावल बने तो कैसर साहब ने खाए 11:30 बजे।
पूरा दिन वो एहतजाज ऐसा रिकॉर्ड होता है कि मेरे अंदर से ना मुझे खाता रहता है वो कि अच्छा मेरे मियां ने खाना नहीं खाया, यार मेरे मियां सारी ने खाना नहीं जिंदगी खाया। फैजान एक ताज़ा खाना पका के खिलाया या नहीं खिलाया? मानता हूँ नहीं, भाई, खिलाया ये या सबके नहीं लिए खिलाया? एक्सपीरियंस की बात है, बता रहा हूँ ना। एक दिन मैं बगैर नाश्ता किए हुए काम पे चला गया, तो इनका फ़ोन आया, आपने रोते हुए आपने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं खाना बना के लेकर आ रही हूँ सेट पे। मैंने कहा नहीं भाई मैं काम कर नहीं नहीं मैं तुम बगैर खाने के कैसे चले? मुझे ये अब problem एक है आदमी मेरा। को आपने इस तरीके से पैम्पर किया हुआ हो और 30 साल हमने इस तरह गुजारे हों और अचानक मैं आऊँ दाल चावल और मांग लूं। नहीं गरम नहीं करना, ओके वो तो मैं बना देती हूँ। खाना तो इस मेरे लिए 15 मिनट का काम है। खाना इज नॉट एन इशू फॉर मी। मैं कहती हूँ खा लो, नहीं ऐसी पेश बात किया नहीं जाए। पेश किया जाए हजूरे वाला आपकी खिदमत में। लेकिन ये मेरी अम्मी से मुझे मिला है मसला कि वो मेरी अम्मी भी बहुत केयरिंग थी सारी जिंदगी। अभी भी जब जाऊं तो चाय पी लो, खाना खा लो। मैं कह रही मसला नहीं अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात मैंने एक दिन इनकी अम्मी से सिलेक्शन ऑफ वर्ड हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन मकसद ये कि ये मेरा पसंदीदा मसला है। वैसे यहाँ पे बात खत्म हो जानी चाहिए। अच्छा अब आपकी जो स्लाइड है ये basically, रिलेशनशिप फिर होते होते रिलेशनशिप में ये क्यूट नोकझोंक भी आना शुरू हो जाती है आफ्टर 30 ये ना हो तो आप बोर हो जाए। एग्जैक्टली आई थिंक दिस इज वेरी जरूरी नेसेसरी। है, ये स्पाइस है। अलग तरफ जाती हूँ। मैंने कहा वही relationship का टेबल spice टेबल टॉप है ही बोला बिल्कुल ये। अभी अच्छा मैं सॉरी ये स्लाइड वाली पे आ रही हूँ slide पे आ वापस जाते हैं, हाँ। वापस आ रही हूँ। देखो- स्लाइड दोबारा दिखाओ मुझे क्योंकि हम याद है। भूल गए। नहीं नहीं, मुझे याद याद है। है, मुझे याद है। Kids- अब हमारी planning ब्रेक आ for गई है। देखो अब हमारी ब्रेक आ गई है। चलो बाद में सही है तो ये आज फ्यूचर आप ब्रेक्स प्लानिंग कट कर दें। क्या आज ब्रेक्स कट कर दें। ऐसा नहीं होता, तनख्वाह कैसे मिलेगी ओके। और आपको चेक कैसे देंगे? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रही फ्यूचर प्लानिंग फॉर किड्स। यहाँ पे भी कौन गिरता है, कौन संभलता है, किसके फैसले चलते हैं, ये सब जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो इस वक्त जो टिप हमें चाहिए वो हमारा ये कपल बताने वाला है बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग को लेके। अब बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग को लेके भी कपल के बीच में झगड़े होते हैं। झगड़े नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। डिफरेंस I ऑफ must say ओपिनियन में this. झगड़े भी हो जाते हैं कहीं कहीं, किसी हाँ, किसी बुरा couple। मान जाते हैं। हाँ। सही है, होता है, नॉर्मल बात है। हाँ जैसे बाप चाह रहे हैं मेरी बेटी डॉक्टर बने, बेटी कह रही है मैं नहीं पढ़ सकती। कि मैं अपने कपल की बात मैं इतना पढ़ नहीं सकती। यहाँ पे माँ कह रही है मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा डॉक्टर बने। कैसे कहते हैं नहीं, जो वो करना चाहता है उसको करने दो, जो उसके लिए फिर वो हमारा। भाई मेरे बाबा डॉक्टर थे, उन्होंने लाख कोशिश कर ली कि मैं डॉक्टर बनूं, नहीं बन सका। इंटर में रिपीट किया, नहीं बन सका। सी ग्रेड, डी ग्रेड, सी ग्रेड में पास होने वाला। मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि हमारे लिए प्रायोरिटीज हमारे पतंग उड़ाना थे, कंचे खेलना थे, खेलना था, फुटबॉल खेलना था, क्रिकेट खेलना था, पढ़ाई सेकेंडरी थी। और बाबा ने कहा था यार जो मर्जी है कर, बस पास हो जाया कर, क्लास तुम्हारी चेंज होती रहे। ऐसे ऑल राइट, बाप ने बोल दिया परवाह नहीं। अच्छा अब बच्चों के साथ भी यही हुआ। मैं कुछ कह रहा हूँ तो आप लोग, आप तो नाराज नहीं होंगे भाई। बच्चों को हमने एडमिशन जब इन्होंने करवाया एक अंग्रेजी स्कूल में, और वो जब क्लास 3 या 4 में थे तो मैंने देखा उनकी पैंटें आधी आधी उतर रही थी, जेब नीचे नजर आ रही थी। मैंने कहा तो गड़बड़ हुई है। नहीं, ये तो मुझे भी बुरा लगता था। वो फैशन आया उमर था शरीफ साहब का वो जो बर्गर बन रहे हैं, जी, जी। मैंने कहा थोड़ी नहीं सी, भाई, हाँ, ऐसा नहीं fashion था होगा। वो। थैंक्स टू उस स्कूल के जिसमें कि मुझे कभी एडमिशन नहीं मिला, नाम ले सकता हूँ, हाँ हाँ, क्यों नहीं ले सकते। अभी पब्लिक, हाँ जानती हूँ, अभी मुझे पब्लिक स्कूल पता है में, कि आपके बच्चे वहीं से पढ़े हैं। ठीक है ना। उन्होंने जब ये दोनों बच्चे वहाँ गए ना, तो ग्राउंड में लड़कों को, बॉय स्कूल है वो, तो सजाएं दी जा रही थी, कोई नील डाउन, कोई कहीं। ये मेरे बच्चे अंग्रेजी स्कूल से उठ के आए हुए, और ऐसा अंग्रेजी स्कूल, मैं ऐड कर दूं जरा, मैंने कहा ऐसा अंग्रेजी स्कूल कि जहाँ पे एसी चल रहा होता था, नरम सीटें होती थी, और बच्चे जो है वो जाके आराम से बैठे रहते थे और पास हो जाते थे बड़े अच्छे मार्क्स से। और टीचर कहती, अंग्रेजी बहुत अच्छी हो गई बच्चों की, लेकिन टीचर कहती कोई बात नहीं, अगर कोई चीज़ इनको मैथ्स नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, सीख जाएंगे। मतलब इतना वो इजी गोइंग स्कूल था। मतलब ना गर्मी देखी उन्होंने ना धूप। अब वहाँ गए तो तपती धूप और नील डाउन हुए बच्चे, और उधर राउंड लग रहे हैं। अहमद मेरा बड़ा बेटा और छोटा, कि हमें यहाँ आना है। मैंने कहा हाँ। बाबा नहीं, मैंने कहा सालो अब तो तुमको इधर ही आना है। मैंने तो उनके साथ वो वाला काम किया कि कैडिलक से उतार के कैमल पे पहुंचा दिया सीधा, और बस में स्कूल भेजती थी। मैंने कहा बस लेकिन आएगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर होती है ये एक चीज़, डिसीजन किसका था कि अंग्रेजी स्कूल से, मतलब दोनों का ही, बड़ा दोनों का, आराम दोनों का था। कंफर्टेबल स्कूल? नहीं, क्योंकि दोनों मैं जिस स्कूल से पढ़ा था ना वो कॉन्वेंट था,
और वहाँ पर बाल छोटे और सारी चीजें फजीला वो करें नहीं, ये तो आजकल जेल पता है, है, आजकल यहाँ ये तो हो नहीं गया। आएंगे मेरे बच्चे। मैंने कहा हमने तो यहीं से मैट्रिक किया नहीं, भाई। आजकल ये भी हो गया था ना, बहुत दिखावा, बहुत कंपटीशन हो गया है। अच्छा, वो आपका स्टेटस सिंबल हो गया है कि आपके बच्चे कौन स्कूल में, आपके बच्चे कौन से स्कूल में कहाँ पढ़ रहे Rat हैं, race। जो सबसे ज्यादा पैसे दे रहा है वो एक स्टेटस सिंबल हो गया था। तो खैर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे सिर्फ ये था कि चलो भाई एक तरीका है जो दुनिया में राइज है कि बच्चों की अंग्रेजी अच्छी इसलिए होनी चाहिए कि आपके आगे सारी पढ़ाई अंग्रेजी में है। तो इट्स नॉट कि मैं कोई स्टेटस कॉन्शियस या कोई इस तरह हूँ, लेकिन नहीं, वो ये था कि अंग्रेजी अच्छी हो जाए, ग्रामर ठीक हो जाए, जो हमारी शायद हमारे स्कूलों में इतनी नहीं हो सकी। तो वो फ़र्क पड़ा उससे, हाँ सीख गए। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि यार ये तो बच्चा जो है ये तो 60 किलो का हो गया अंग्रेजी स्कूल में बैठ के, ना कोई उससे बंगलों में स्कूल है, ना कोई एक्सरसाइज है, ना कोई स्पोर्ट्स है, मतलब जो लड़कों की चीज़ होती है। तो जब मैंने उसे उठा के मैंने अभी पब्लिक में दोनों को डाला, तो वो कहते हैं हमारा पहला साल बहुत बुरा था, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, अब हम वो स्ट्रीट स्मार्ट हुए, उन्होंने हर इलाके के बच्चों के साथ डील करना सीखा, हर इलाके के बच्चे उनके दोस्त हैं। तो कराची के हर एरिया में उनके दोस्त हैं। 10 किलो वजन कम हो गया मेरे बड़े वाले बेटे का वहाँ जाके, क्योंकि स्पोर्ट्स। आई मस्ट ऐड कि माशाल्लाह दे हैव वन ऑफ द मोस्ट वेल बिहेव्ड किड्स। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इन लोगों के साथ बड़ा काम किया है, तो दोनों बच्चे सेट पे भी आते हैं और वो बिल्कुल आपको फील नहीं होगा कि जी मैं प्रोड्यूसर का बेटा हूं। नहीं, हमने उन्हें कोई सेलिब्रिटी स्टेटस मेहनत भी करते हैं, आगे पूछते भी हैं, जैसे आपको लगेगा कि यार ये वाकई काम करने आए हो। जो एक सीखने वाली चीज़ होती है ना, वो मैंने दोनों बच्चों में देखी है माशाल्लाह। वो आगे ना ऐड भी कर दें चीज़ें, अच्छा ये करने, क्योंकि ज़ोरैन को मैंने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व भी किया था कि उसको ना एडिटिंग का या कैमरा का, अहमद मैनेजमेंट साइड पर मुझे लगता है कि ज़्यादा है, तो वो चीज़ें इस तरह से मैनेज कर रहा होता था। और ज़ोरैन जो ना ज़रा टेक्निकल चीज़ें कि मॉनिटर भी देखेगा ये और अच्छा लेंस ये वाला लग रहा है, कुकिंग शो की एडिटिंग वही करता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कोई हम 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 10 साल पहले मैंने ऑब्जर्व किया था दोनों बच्चों में माशाल्लाह, बट दे आर वेरी वेल बिहेव्ड एंड वेरी वेल एजुकेटेड। अब देखिए, अगर हम जनरल पब्लिक की बात करें तो वहाँ मियाँ बीवी के बीच में ये डिफरेंस। एक बात नहीं रहेगी। जी, जी, जी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों के बच्चे छोटे हैं ना, दैट इज करियर काउंसलिंग। ओके। कि करियर काउंसलिंग क्या चीज़ होती है, जो कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में होना चाहिए। हम ये चीज़ें बाहर की यूनिवर्सिटीज़ से सीखे हैं या अपनी फैमिलीज़ में, या हम एक दूसरे को देखकर। बच्चों की अपनी पर्सनल वो होती है, नहीं ग्रूमिंग नहीं यार, ख्वाहिश होती है, इंटरेस्ट भी होता है, इंटरेस्ट कि वो क्या करना चाहता है। आप वो फील्ड उसको दें। देखिए, डिग्री आपको अच्छा इंसान बनाती है, रोज़गार आपको हुनर देता है। तो बच्चों को कोई भी वो डिग्री दिलाइए जो कि हुनर की हो। तो हमने बच्चों को ये कहने लगी डॉक्टर बने, मैंने कहा जी बना दो। मैंने कहा यार तुम लोग वकील बन जाओ, मज़ा आएगा। फिर उन्होंने एक बहुत बड़े लॉयर की स्पीच देखी थी टीवी पे, तो ज़ोरैन कहने लगा कि बाबा ये लॉयर है। मैंने कहा बेटा यही है लॉयर, मैंने तो ऐसे ही बनना है। और दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि हम जिस मुल्कों में रहते हैं हमें उस हिसाब से चलना चाहिए। मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में आप तब सही से रह सकते हैं जब आपको अपने राइट्स पता हो। बहुत सारे लोगों को अपने राइट्स नहीं पता। तो जब मेरे बच्चों ने कहा कि लॉयर बनना है, मैंने कहा हाँ ठीक है, इन्हें इनके राइट्स पता होंगे, कम से कम कोई इन्हें इस तरह से तकलीफ नहीं दे सकेगा, किसी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। तो एक ये भी वजह थी, हालांकि मेरा दिल चाहता था मैं डॉक्टर बनना, मेरे बाबा चाहते थे डॉक्टर बनूं, तो उनके पास एक डॉक्टर फजीला आती थी जो उनके फादर का इलाज करती थी, तो इसलिए मेरे दादा ने मेरा नाम फजीला रखा। लेकिन मैं प्री मेडिकल से एंटर करने के बाद जब एक्टिंग फील्ड में आई तो वो एक्टर बन गई, क्योंकि ज़ाहिर अब आप उस वक्त तो आपको एक नया एक शौक चढ़ा होता है। तो हमारे अपने भी दिलों के जो अरमान होते हैं ना, हम कहते हैं हमारे बच्चों पे हम निकाल लें, लेकिन बच्चों का अगर वो इंटरेस्ट नहीं है तो हमें ये नहीं करना चाहिए। तो हम दोनों आपस में डिस्कस करते थे और कई दफ़ा होता था कि ये कहते थे नहीं यूँ, तो लेकिन एंड रिजल्ट जब अच्छा आता है तो आपके वो झगड़े भी ना वर्थ हो जाती है उनकी भी, कि वर्थ वाइल है कि चलो भाई ठीक है, अगर कोई डिस्कशन था बेसिकली। तो जैसे ये दोनों बात कर रहे थे अभी माहम और फैज़ान कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे बच्चे जब छोटे थे तो मैंने एक बात सीखी थी, उस वक्त पेरेंट्स इतना इन चीज़ों को शायद नहीं देखते थे, हमारे यहाँ ये ट्रेनिंग भी नहीं थी हमारी कि आप बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा ना करें, बदतमीज़ी ना करें, या कोई भी इस तरह का अगर आपके दिल में बात है तो अलग करें। तो मैंने कैसे से कहा था, मैंने कहा भाई देखो जब रात को मेरे बच्चे सो जाते थे 8:30-9 बजे, मैंने कहा जब ये सो जाएंगे ना फिर हर बात डिस्कस लड़ाई उसके बाद होगी, कोई प्रॉब्लम है उस वक्त सॉल्व होगा। तो हम रात को वो कम्युनिकेशन सारा आपस में करते थे कि भाई ये तुमने किया, गलत किया, मुझे बुरा लगा, ये कहते थे मैंने मुझे बुरा लगा। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है आपके रिलेशनशिप पे भी, आपके घर के माहौल पे भी। मेरे बच्चों को जब तक वो 9th 10th में नहीं आए, जब तक हम उन्हें सुला के सोते थे तब तक उन्हें पता नहीं चला कि माँ बाप लड़ते भी हैं। हाँ, जब हमें सुला के वो सोने लग गए तब उन्हें पता चला कि हम लड़ते हैं। तो वैसे हकीकत में क्रेडिट गोज़ टू मदर। फजीला ने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से टेक केयर किया, तीनों बच्चों को,
और तीसरे को तो अभी तक मैं सही बता रहा हूँ, दोनों बच्चों की ग्रूमिंग, उनकी पढ़ाई, सारा चीज़ें इस औरत ने हाँ नहीं, की है। लेकिन थैंक यू। वो ठीक है, तो फिर आपने मुझे फैसिलिटेट किया ना फाइनेंशियली, तो मैंने कहा भाई मैं बेटा तो- आपको मुझे तो कतरीना के कमाने साथ की आदत सकीना भी मिली है। हाँ कतरीना और सकीना दोनों कतरीना और मिली है सकीना आपको साथ पैकेज। देखो, यू माशाल्लाह। स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर्स। नहीं, भाई वो बात हम नहीं भी है। तो किसी से कम नहीं है, वो हीरो है, वो हीरो है, मैं हीरो हूँ, हम क्या मतलब है यार। हद ले लिया। इसीलिए तो हीरोइनें मिल गई हैं। वो तो हीरो हैं इंटरनेशनल ड्रामे भी करके आया है भाई, ये भी इंटरनेशनल फिल्म करके आया है। अभी चलते हैं इंटरनेशनल ड्रामे और क्या? अब स्लाइड नी सर्जरी का Knee क्या surgery। की कहानी है, उसमें किसने किसको संभाला? अरे भाई बहुत बुरा ये पीरियड गुजरा है। एक शूटिंग के दौरान जो है ना, मेरा नी का ACL ब्रेक हो गया था। हाय हाय। अच्छा, उस वक्त मुझे पता नहीं चला हाँ। कि ये क्या ACL वगैरह, तो पता ही नहीं था ACL होता क्या है। मुझे अभी भी पता। घुटने मुझे भी में बता दे भाई क्या होता है, हमें इसके भी अंदर का बेसिकली एक लेगामेंट होता है हमारी दोनों इन हड्डियों के दरमियान में, जो इसको आगे नहीं जाने देता और एक पीछे नहीं जाने देता। अच्छा, आगे जाने वाला जो है वो टूट गया था। अच्छा, अब मुझे क्या होता था, कभी कभी मैं इसको ट्विस्ट करता था, मुझे करंट लगता था और मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता था कि क्या है। चंद अरसा हुआ, फिर मैंने ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। मैंने कहा लगता रहा यार, मैं स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, तो मैं क्रिकेट भी खेलता था और बहुत खेलता था। एक दिन मैच में क्या हुआ, अच्छा 6 साल बाद मैच में मैंने बाउंड्री से बॉल फेंकी और मेरा पाँव वहीं रुका और मैं नीचे गिर गया और मेरा पाँव यूँ लॉक हो और गया। टक आवाज आई। मेरा पाँव यूँ लॉक हो गया, सीधा नहीं हो रहा था। हुआ ये कि अंदर मेनिस्कस होता है, ये दो हड्डियों के दरमियान में फॉर्म होते हैं, वो जब तक सही थे तो ठीक था, एक फट के बिल्कुल साइड पे हो गया तो हड्डियां आपस में लॉक। हाँ, वो टक टक की आवाज हड्डी की आती। डॉक्टर, मैं जुनैद अली शाह के पास गया, मैंने उनसे बात की कि जुनी भाई ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि नुमान, फिर मैं इमरान भाई, दोनों साथ ही थे, तो इमरान भाई ने मुझे कहा था कि नुमान ये अभी तो मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम ये जो है आगे जाके प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये जो चीज़ तुम्हारी टूटी है, मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ये जोड़ नहीं सकती, इसको जो है ऑपरेशन के थ्रू ही जोड़ा जा सकता है, अदरवाइज इसके पास ऑप्शन नहीं। उसके बाद उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली, ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, नॉलेज की है। उन्होंने कहा कि किसी की भी हड्डी का कोई प्रॉब्लम होता है वो हमारे पास आ जाता है। आप दोस्त, तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, ज़िंदगी में काम आएगी। तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ हड्डियों के डॉक्टर हैं, जॉइंट के डॉक्टर नहीं, हम एक्सपर्ट नहीं है उसके अलग-अलग एक्सपर्ट्स डॉक्टर होते हैं। तो उन्होंने एक डॉक्टर रेफ़र किए, डॉक्टर उमर भट्ट, जो नी और शोल्डर के एक्सपर्ट हैं, तो वो जो है इसकी सर्जरी करते हैं और इसी के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। तो वो भी एओ क्लिनिक के अंदर होते थे, मैं वहाँ गया, तो उन्होंने जब मेरा फिर जो है चेकअप किया, तो उन्होंने कहा कि ये ऑपरेट होगा। अब ऑपरेशन, अब हमने बचपन से सुना था नी का ऑपरेशन तो ये है कि ज़िंदगी ख़त्म। डॉक्टर उमर यहाँ थे भी नहीं, वो अल्लाह की तरफ से बाहर से आए हुए थे, इत्तेफाक से आए हुए थे, कुछ टाइम के लिए आते हैं यहाँ। अब हम सोच रहे हैं कि यार मेरा क्रिकेट ख़त्म, मैं मतलब क्रिकेट मेरी समझ लें पहली ये गम गर्लफ्रेंड लेके है। बैठ गए, मैं ये गम लेके बैठ गई। अब मैं डॉक्टर साहब के पास दोनों गया, अपने अपने जोन दोनों बैठ गए। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये प्लीज कॉलें कर करके ये हो सबको पूछ जाएगा। क्या करूँ। मैंने कहा सर सोच लें, अगर मेरा ये मैं क्रिकेट नहीं खेल पाया ना, मैं आपका करियर तबाह कर दूंगा, मैं आपको इंटरव्यूज दूंगा। ये वहाँ क्लिनिक में सीरियसली डॉक्टर, मेरी मैंने जिंदगी कहा का क्या मामला करें, उन्होंने सर्जरी करनी, आप लेकिन क्या वो कर रहे हैं। बहुत अच्छा उन्होंने ऑपरेट किया और बहुत बहुत ज़बरदस्त किया। अच्छे और उसके डॉक्टर बाद वो ऑपरेशन हमने किया लाहौर में। असल पॉइंट पे आते हैं कि वो मैंने जब मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं ससुराल रहा हूँ पूरे तीन महीने नुमान। वो रमजान, अरे उन्हें याद होगा भाई, 1 से 1.5 महीने। मुझे हाँ, याद शायद हो है, सकता है मैं पेन में था। पापा मछलियाँ, याद- गोश्त सब मुझे सब देखो याद सब है। याद है उन्हें। 2-3 वो वक्त मेरे ससुराल वालों ने, मेरी वाइफ ने, मेरी सास ने, मेरे ससुर ने बहुत खिदमत की। मेरे अब्बा और foodie मेरी बहुत सिचुएशन है, तो- ऐसी थी कि मेरा पाँव सूज के इतना हुआ था ऑपरेशन के बाद, मुझे जो है ना बिल्कुल चलना सीधा था, हाँ। मेरा पाँव, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, वो दर्द, वो पेन, हाँ, जिंदगी पोस्ट में मैं ऑपरेशन भी बहुत बहुत तकलीफ दे, रिकवरी का आज सारे जोड़े नंबर बढ़ाने आए अच्छा हैं। एक महीना तो चलने से मना किया था डॉक्टर। प्रॉपर चलने से मना प्रॉपर किया था। फिजियोथेरेपिस्ट डेली आता था, 2 महीने आता रहा, 1 महीना चलने से मना किया, दूसरे महीने वॉकर से चलने को बोला था। ये था। मैं 1 साल मेरी जॉगिंग बंद थी, जिसकी वजह से मैं मोटा हो गया था। अब जाके मैंने वेट कम किया, उसके बाद फिर मुझे आदत हो गई थी मोटे से, मैंने कहा कोई बात नहीं। अच्छा, लेकिन बाद में उसमें मैंने कहा बीच नहीं में नहीं ये था- भाई, भाई इंसान मोटा या दुबला हो, बस सेहत अच्छी सेहत होनी चाहिए, अच्छी होनी तंदुरुस्ती चाहिए। होनी चाहिए। मैं इनको यही बोल, पापा जरा आते थे, नुमान की खावेगा, वड्डा गोश्त ले आवा छोटा, आए अल्लाह। मियाँ साहब मैं सिर्फ दाल खाऊंगा। मैं कहा नुमान गोश्त आने थे, गोश्त खाएं। आसमां मैं बन जाऊंगा, क्या बन जाऊंगा, मैं बिस्तर से उठूंगा, क्या करूंगा, मैंने कहा नुमान ये थोड़ा सा टाइम है, इसमें दवाइयाँ भी खानी है,
बहुत भाई आप मुश्किल था। रिकवर हो जाए उसके बाद आप जो दिन लेकिन चाहे आप करें। खाएंगे तो वो खाना पीना ज्यादा लगेगा इसको। वो इसलिए ससुराल में ना वो एक होता है ना कि चार मैं अकेली नहीं कर सकती थी। सीरियसली मैं बहुत वाकई मुश्किल था। मैं अगर यहाँ पर भी होता तो वो यहाँ पर अम्मी थी, अम्मी भी बेचारी क्या करते अकेला कैसे बंदा करते, नहीं कर मुझे सकता। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं तो उठ भी नहीं सकता। भाई देखिए भगवान फैमिली की चीखते, इम्पोर्टेंस इतनी क्यों है तकलीफ थी कि जिंदगी चीखते थे फैमिली की एकदम इम्पोर्टेंस नींद इसीलिए में फिर टांग बच्ची को हिलती भी थी। संभालना, अच्छा और ज़ारा जो है ना वो इनके बगैर नहीं सोती थी। अब वो टांग भी बेचारे लेके बैठे हुए हैं। वो कहती थी मैंने सोना ही आपके पेट पे है ऊपर, मुझे मैं बताओ, सोऊंगी तुमने ही क्या ऊपर। किया? बच्चों की ख्वाहिशात तुमने समझ क्या नहीं किया? आती। और वो रात सब को कुछ तुम्हारे अचानक माँ वहाँ बने टांग किया। लगती थी ना, ये चीखते थे एकदम नींद में। भाई, वो उनको भी भी नींद touch में कर बेचारी देती थी, टच हल्का सा हाथ लगा तो। हाँ। अच्छा उसके बीच में हमारी लड़ाई भी हुई एक बार। डॉक्टर से इन्होंने वो सबसे बताओ बात की। गुप्पो आ गई बीच में फौरन। इतनी क्रिस्पी लड़ाई नहीं है, हल्की सी थी। ये डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, सब कह रहे आसमा, वो भी कह रहे हैं ऐसे ही हो जाएगा, कुछ टाइम लगेगा, इसकी फिजियो चीज़ें। मैंने कहा कोई कुछ भी कर ले, सर्जरी मैंने करा के नहीं। ये जो एक वो था ना कि नुमान डर को था कि मैंने करवानी ही नहीं, मैं इसको ऐसे ही ठीक करूँगा। मैंने कहा नहीं, मैंने पूछे बताए बगैर डॉक्टर से मीटिंग अकेले गई, उनको सब कर आके कार्ड इनके चलते रहे, पर खुद ही कर आके फिर उसके बाद टिकट्स की सब। मैंने कहा बस अब हम इस दिन जा रहे हैं और सर्जरी होने लगी। नहीं सही है, मैं बड़ा decision लिया। कंफ्यूज कभी था। कभार अच्छा यहाँ भी हो सकता कभार था। ये सख्ती वाला डिसीजन लेना पड़ता है, चाहे वो लिया मियाँ हो या Basically बीवी हो, confuse बहुत था। बेटरमेंट के लिए। कंफ्यूज बहुत था क्योंकि ऑपरेशन की मैं डरता बहुत था कि कैसे ऑपरेट करा लूं। नॉर्म्स तो ये बहुत अगर बने ये- हुए हैं ना कि ऑपरेशन हो गया तो ये हो जाएगा। आज टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ वैसे भी गई। इंसान को ना डिसाइसिव होना चाहिए। मर्दों में थोड़ा आई थिंक मुझे लगता है ये इशू है You कि वो are right. कंफ्यूज होते हैं। Yes. फिर जैसे ही उनका पार्टनर ऐसे सपोर्टिव होता है तो वो Yes. फिर असल यही कि decide इन्होंने कर साथ लेते हैं। दिया तो इन्होंने कहा कि हौसला दिया तो फिर मैंने कहा चलिए बच्चों अल्लाह में मालिक भी और होता क्या है। होगा। भाई देखो जब बेचारी पाँव औरतें सीधा नहीं इतनी हो रहा तो और मोहब्बत क्या हो करती हैं, सकता है? कहती हैं चलो भाई जैसा भी होगा बेचारा, पैर हो आँख कान नाक खराब हो, अब तो मैंने शादी कर लिया, मैं साथ अच्छा दूंगी। नहीं आप ब्रेक में एक ब्रेक, वो कह रही थी कि एक ब्रेक कार्ड के उन्हीं बाद के चल रहे थे। एक ब्रेक के बाद मैं भी कह रही हूँ। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो बहुत सारी बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ गुजारने के लिए मुझे होता था, जब मैं टॉक शोज देखती थी मैं कहती थी यार मुझे वो टिप्स चाहिए जो प्रैक्टिकल लाइफ गुजारने के लिए मिले। लफाजी किताबी बातें बहुत करते हैं लोग शोज में जाके, बहुत ज्यादा झूठ हाँ। बोलते हैं बड़े सीरियसली नकली बातें। टॉलरेट नहीं कर सकते। मसलन को भाई मतलब देखो कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप बहुत टॉक सारी शोज चीज़ें, देखते हैं तो आपको होता है कि यार क्या सीखे, कैसे सीखे, हमारे सवालों के जवाब कैसे मिले। तो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से अपनी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताते हैं तो मैं एक बात करूंगी ना इसके बाद आपकी बात के साथ जो कि आप शुरू करोगे उसमें मैं सिर्फ एक बात जो मुझे ना बड़ी खलती है वो मैं करूंगी कि लोगों के नज़दीक आइडियल कपल की डेफिनेशन क्या है। लोगों के नज़दीक आइडियल कपल की डेफिनेशन पता नहीं क्या होती है, कोई परफेक्ट एक वो बना हुआ होता है, लेकिन मेरे नज़दीक आइडियल कपल की डेफिनेशन वो नहीं है कि हम एक जैसे रंग के कपड़े पहन के और तैयार होके और एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते हुए बैठ जाए। नो, दिस इज़ नॉट आइडियल कपल। आइडियल कपल जब दो बहुत मुख्तलिफ लोग एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं, एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं डिफरेंट चीज़ों में, रिस्पेक्ट करते हैं, मोहब्बत के साथ रहते हैं और उसको वही रहने देते हैं, एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते। आप मैं हूँ ये हैं। अब हालांकि इन्हें बड़ा दुख खाया जाता है, ये मुझे कभी कहते थे ये क्या है तुम मेरी हर बात का जवाब। सर आप कंपलसरी सब्जेक्ट तो है ना, आप फोकस हैं, आप मेरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, अटेंशन अट्रैक्शन सब है। ये कहते थे मैं तुमसे कोई बात करता हूँ, तुम्हारी बात ना से क्यों शुरू होती है कि नहीं। मैंने कहा इसलिए कि मैं तुम्हारी हर बात के जवाब में हाँ नहीं बोलूँगी, जो चीज़ मुझे समझ आएगी मैं हाँ बोलूँगी, नहीं आएगी नहीं बोलूँगी। तो जब आप एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश ना करें, अच्छा मुझे एक बात तब आप आइडियल कपल। ये मैं सारे कपल्स से सवाल कर रही हूँ। हाँ। क्या इंसान को खुद को अपने बारे में पता होता है कि मैं कैसा हूँ, मेरे अंदर की खामियां क्या है, मेरे अंदर की स्ट्रेंथ क्या है, कैसा है, या ये आपको बावर कराना पड़ता है अपने? नहीं पता होता है। आपको इतना मुझे ऐसा लगता है कि हमें पता होता है, पर अक्सर हम अपने आप को पता होने के बावजूद भी उसको जाहिर नहीं करना चाहते खुद को भी, कि नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा मुझे पता है कि मेरी खामी क्या है, लेकिन मैं बोलूँगी नहीं मेरी खामी थोड़ी है, हालांकि मैं जानती हूँ। पर हम इतना अच्छा प्रिटेंड करते हैं कि हम अपने आप को भी इस बात को हटा देते हैं, ओवरलुक कर जाते हैं। आपके स्पाउस को आपकी उस खामी के बारे में कब पता चलता है, कितने अरसे में? मुझे लगता है अपने अंदाजों से बताएं आप।
मुझे लगता है फ़ौरन ही पता होता है। मुझे पता होगा कि मुझ में जो खामी है वो फैजान को आइडिया होगा उसका इतना अर्सा कि मेरे ख्याल से कुछ दिनों में ही पता चल जाता है। हाँ, सभी काम कर रहे होते हैं, कोई एक बंदा थोड़ी काम कर रहा होता है। जैसे अगर मतलब मैं भी 100% नहीं हूँ, कोई भी 100% नहीं है हम में से। और अगर आप देखें सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता चल जाए ना कि भाई मैं इस चीज़ को मान लूँ तो आपका ताल्लुक बहुत बेहतर अच्छा, होता है। अब अगर आपके स्पाउस को ये पता चल जाए शादी के कुछ अरसे बाद, या उनको पता हो कि ये मेरे पार्टनर में ये है कमी, हाँ, तो उस पार्टनर को क्या करना चाहिए? नहीं, हम दोनों एक दूसरे के साथ हमने तो मैं सबसे सवाल कर हाँ, चले। होता क्या है कि जो मैं समझता हूँ कि जो स्पाउस में जो मेल मेंबर होता है वो अपनी फीमेल मेंबर जो उसका स्पाउस है, जो उसकी बीवी है, उसकी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर मियाँ अपनी बीवी के लिए सपोर्टिव नहीं होगा तो जो बीवी की पर्सनालिटी है वो अंडर शेडो रहेगी, वो स्ट्रॉन्ग कभी नहीं होगी। कभी कभार फितरतन भी तो औरत की कुछ औरतों की पर्सनालिटी ऐसी होती है जो डोमिनेटिंग होती है और कुछ की बिल्कुल सबमिसिव होती है। डोमिनेटिंग होना अलग चीज़ है, स्ट्रॉन्ग होना अलग है। हाँ, ठीक है ना। डोमिनेट क्या फर्क है दोनों में, डोमिनेशन और डोमिनेशन वाली फैमिलीज जो है ना वो कभी चल नहीं सकती, वो ब्रेकअप हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जब आप किसी औरत की, घर की, आप बीवी को घर की सरबराह का अगर रुतबा देते हैं कि भाई घर के अंदर यू आर द बॉस, जो तुम कहोगी हम मानेंगे, तुम्हारी सही बातें हम सारी मानेंगे, बच्चों की ग्रूमिंग तुम अच्छी कर रहे हो, हम सारी चीज़ें मानते हैं। फिर अब वर्किंग वुमेन अगर फजीला की तरह है या बच्चों की तरह अगर हैं, हाँ। तो उनके लिए भी रोल मॉडल हमने ही बनना होता है। हाँ। तो बीवी अगर मेरी स्ट्रांग है, उसकी पर्सनालिटी स्ट्रांग है, पर्सनालिटी स्ट्रांग फैमिली की वजह से भी होती है, एकेडमिक्स की वजह से भी होती है और मार्केट के एक्सपीरियंसेस की वजह से भी होती है। लेकिन बैक पे बाप, भाई, बच्चे, शौहर, कोई ना कोई मर्द ज़रूर खड़ा होता है। उसे पता है कि मेरे पीछे कोई ना कोई खड़ा हुआ है, तभी वो स्टैंड लेती है। अच्छा, यहाँ मेरा सवाल ये है बेसिकली, देखिए अगर मैं वीकनेसेस या खामियों की बात करूँ तो खामियाँ क्या क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल, खर्च हाथ में दिया, महीने के बीच में ही खर्च ख़त्म हो गया। अगर मियाँ कमा रहा है, बीवी घर चला रही है और उसका हाथ खुला है, उसको नहीं आता खर्चे को डिवाइड करना या अपनी चादर में पैर फैलाना। भाई आजकल तो मुश्किल हो गया, आजकल तो बिजली के बिल ऐसे आ रहे हैं कि ना लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सलीकाशार औरतें होती है जो उसमें भी गुजारा कर लेती। मुश्किल तो मिसाल दी जाती है कि तुम्हारी दादी, तुम्हारी नानी ऐसी होती थी, वो वक्त अलग थे ना, वो वक्त अलग थे, अब वक्त अलग है। अब सब मिलके कमाते हैं, सब मिलके बजटिंग। लेकिन अगर आप देखेंगे कपल्स में से बीवियों को शिकायत भी होती है कि मियाँ जो है वो मेरे हाथ पे पैसा नहीं रखते, और वहाँ मियाँ ये कहते हैं कि मैं इसलिए हाथ में पैसा नहीं रखता कि मेरी बीवी के हाथ में पैसा टिकता नहीं है। यहाँ ट्रस्ट बहुत जरूरी है एक दूसरे यहाँ पर ऐसा है कि मेरा जो भी अकाउंट आधे है, महीने से पहले खत्म हो जाता है। मेरा जो भी अकाउंट है वो फजीला को पता होता है। मेरे कार्ड, मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड है, वो उनके पास होते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, क्योंकि कैसर इतना खुला हाथ है। कैसर का खर्चे में जाएंगे जो चीज़, अच्छा मुझे भी, मैं इनके साथ शॉपिंग के लिए जाती हूँ, फिर मैं आके कहती हूँ ये मैंने क्या किया है, मैं कहती हूँ कैसर ये अच्छा लग रहा है, ले लो, ये अच्छा लग रहा है। मतलब कैसर इतनी शॉपिंग करा देते हैं या खुद भी करते हैं, तो मैं इनके साथ जाती ही नहीं हूँ। और हम सब बच्चे भी अब हंसता क्यों है? कैसर बहुत माशाल्लाह खुले दिल के हैं ऐसे कि कैसर के पास जो भी पैसे होते हैं ना, आप अगर कोई भी चीज़ बोले ना मुझे ये चाहिए, हाँ ये नहीं सोचते कि कल हो या नहीं हो। इट्स अ ब्लेसिंग। अगर मर्द कंजूस हो, जिंदगी गुजारना, अल्लाह का शुक्र है, ब्लेसिंग है। औरत को किफायतशार और मर्द को खुला ही होना मेरे पास कभी पैसा नहीं होता, मेरे पास जो भी होता है शॉपिंग के मामले में शुरू से हाँ शुरू से ही ऐसे, कभी कैसर ने मना नहीं किया, कभी भी नहीं। आप बहुत मतलब और इवन मेरे पास जो भी पैसे कैसर अर्न करते थे तो वो मेरे अकाउंट में डालते थे। हमारा मतलब मुझे पता होता था कैसर की अकाउंट भी जो है वो मैं ही करती थी सारा। तो एक दफ़ा क्या हुआ, मैं बैंक गई तो वो बैंक वालों से मैंने कहा एक सर्टिफिकेट बना दे। अच्छा उन्होंने देखा नहीं, हाँ अकाउंट में देखा नहीं, उन्होंने मेरे नाम से बना दिया। मैंने कहा नहीं ये मेरे मियाँ का अकाउंट है। अच्छा उन्हें तो हमने कभी देखा ही नहीं है, बैंक आता ही नहीं है। ठीक है, हम इनकम टैक्स देते हैं, आप सब, हम सब मतलब मकसद ये कि कैसर ने कभी भी ना मुझे रोका नहीं, मैं कितने भी पैसे खर्च करूँ। और मुझे इतनी बुरी आदत पड़ गई अब कि मुझे कोई पूछे नहीं। अच्छा खैर मैं बहुत संभाल के करती हूँ, मैं कभी उड़ाती नहीं हूँ, पैसे ज़ाया नहीं करती, लेकिन कभी नहीं पूछा कि तुमने क्यों खर्च किए, कहाँ खर्च किए, क्या लिया, नहीं। अच्छा मैंने सवाल क्या किया था, टिप सबसे पूछी तो मैं खुद ही सवाल भूल गई। नहीं वीकनेस यही है ना, अब इनका हाथ बहुत खुला है, मैं किफायतशार हूँ, ये वीकनेस नहीं है। आप लोग भी बताएं कि अगर
मतलब इंसान पुतला है ना, पूरा पैकेज है, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि फरिश्ता मिल गया। अच्छा फ्रेज होता है ना, हाँ। ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। जी। जो कमी मुझ में है उसको पूरा करने के लिए मेरे हस्बैंड के पास वाली क्या कहते हैं क्वालिटीज होंगी। और ये अल्लाह ताला ने शायद तो ऐसा फिर ये क्यों बनाया कहते भी हैं है। कि कपल को एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा होगा तो गाड़ी बिल्कुल भी। बैलेंस हो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कैसे I होगा disagree. ऑपोजिट अट्रैक्ट। आई थिंक इट्स वेरी, जो लोग मुझे समझ में नहीं आता रहता ना, ये एक तो बिल्कुल एक जैसे है नहीं, कैसे चलेगी। एक जैसे हो तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और एक जैसे हो तो भाई बहन लगे हुए जरूरी नहीं है बहन भाई की सोच भी एक जैसी नहीं होती, तो फिर वो हस्बैंड एंड भी वाइफ अलग एक जैसे कैसे सोचते हैं। होंगे। तो ऑपोजिट अट्रैक्शन होती ही इसीलिए कि जो एक की कमी है वो दूसरा पूरी करता है, जब भी तो वो दोनों का साथ में चलते हैं। वही वाली बात कि जोड़ा है जब भी तो साथ में और तभी तो वो आइडियल कपल होगा कि दो अलग लोग एक दूसरे के साथ मिलके मोहब्बत से रह रहे हैं और एक दूसरे की कमियों जैसे को इन्होंने पूरा कर रहे हैं। बताई कि एक खर्चा करने वाला है और एक कंट्रोल नहीं, करने हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, अगर सारे मैं आप खानदान को दोनों- पता है कि हम दोनों ही खर्चा करते हैं। नहीं, खाली खर्चे मशहूर की है कि बात- हमारे हाथ में छेद है। कोई और चीज ऐसी बताओ अपने कपल में, मैं खाली खर्चे की बात नहीं कर रही, और बहुत सारी चीजें होंगी। असल में खर्चा आजकल बड़ा सबसे बड़ा मसला खर्चा है। तो घूम फिर के बाद वहाँ आ जाती खर्चे पे आ है। लेकिन जाती माम ने शुरू में बताया ना कि इस माम को मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये कि ये ओवर थिंक करती है चीज़ों। तो अब मैं वहाँ से शुरू करता हूँ, अच्छा तुमने ये तो सोच ही लिया ऑलरेडी, तो फिर हम इसको कैसे कैटर करें। हाँ नहीं, अब फैजान ने वाकई करना शुरू कर दिया। यानी तुम कि तो वो मसलों सोच के चुकी हल होगी जो नहीं हो रहा अभी। आपके कपल में मसलों के हल फैजान निकालता है कभी कभार? नहीं, हम दोनों निकालते हैं, हम दोनों निकालते हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मुझ में भी बहुत खामियां हैं। तो हम दोनों, पर कभी कभार देखो दोनों मियाँ बीवी में से कोई एक बहुत अच्छा कंक्लूड करने वाला होता है फैजान कि यार बस हो गए, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब अगर हम इसको इस तरह समेट लें, चीजों को समेटने वाला बेसिक। हाँ तो वो हम वो ऐसे ही, फैजान है, हाँ, वो हम फैजान। ऐसे मेरे हिसाब डिस्कशन से करके मैं वो कहती करते हूँ हैं कि हम डिस्कशन हर चीज की करते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसी चीजें होती हैं कि मैं बोलूंगी कि इसके आगे तो हो ही नहीं सकता ना, ये बस ऐसे हो बेसिकली गया। अगर मैं स्लैंग में बोलूँ, कोई रायता फैलाने वाला होता है, कोई उसको समेटने वाला होता है। तो रायता ज्यादातर मैं फैला, हाँ हमेशा, क्योंकि मैं ओवर थिंक करती हूँ। तो ओवर थिंक करने के चक्कर में मैं बहुत ज्यादा आगे चली जाती औरतें हूँ। ओवर थिंक करती हैं वैसे, मुझे लगता है कि पता नहीं, मैं तो हमारे यहाँ उल्टा है, कुछ ज्यादा नहीं। मेरे यहाँ मेरा मियाँ ओवर थिंक करता है, ओके, रायता वो फैलाता है, मुझे समेटना। अच्छा मेरा रायता तो नहीं, आई वुड से, पर हाँ अगर कहा जाए तो मैं आई ऑलवेज, फैजान इज वो वाला पार्टनर है फैजान मेरे, जिनके मैं शायद पहले भी बता चुकी हूँ कि फॉर मी ही इज द गो टू ना फॉर एवरीथिंग। फैजान ये हो गया, फैजान ये हो गया, फैजान शूट पे भी हो गया फैजान। तो फैजान मतलब यहाँ तक अब मुझे इतनी अच्छा, बुरी लेकिन आदत जैसे हो जैसे गई तुम है। लोगों की गाड़ी आगे चलेगी, ज्यादा साल होंगे, सो फिर डिपार्टमेंट्स हो जाएंगे कि कुछ चीजों में फैजान को तुम्हारे पास आना पड़ेगा। नहीं अभी भी होता है ऐसा, अलग अलग अभी भी ऐसी चीजें होती है, अभी भी होता है, अभी भी होता पर है मैं ऐसा। मुझे फैजान ने इस चीज़ में वाकई इतना स्पॉइल कर दिया, जब क्योंकि मैं शादी से पहले से काम कर रही हूँ। पर छोटी सी बहुत ही सिली सी एग्जांपल है ये कि मैं अपनी डेट्स फैजान से मैनेज मैं स्केड्यूल बनाता हूँ। फैजान कहते तुम मुझे मैनेजर रख लो अपना, मुझे फैजान आप मुझे नहीं हो रहा। सुनिए ये डेट्स जरा चेक कर। अरे मुझे मैंने कहा मैं समझ खुद नहीं सीन में खड़ा हुआ हूँ, इसमें कहाँ से डेट्स फैजान ये जरा डेट्स मैनेज करते हैं। फैजान कहते तुम्हें क्यों ये आदत हो गई है, मुझे ना बड़ा मजे, फैजान इतना इजीली चीजें करके देते हैं, मुझे ये वाली एक स्पॉइल वाली एक आदत डाल दी है। माय गो टू फॉर एवरीथिंग। इवन नेगोशिएशन मैं करता हूँ। अच्छा यहाँ पे उल्टा है हमारे पास। हमारे पास भी उल्टा है। कैन यू बिलीव दैट? मतलब मैं नेगोशिएट, मतलब माहम का मैं प्रोजेक्ट manager हूँ अपने है, नेगोशिएशन मैं कर रहा हूँ। वो अच्छा अल्लाह का शुक्र सब जानते हैं। कैसर का होता है जब तो मेरा मैं करती हूँ, जब मेरा फोन जाता है ना, वो कहते हैं आप क्यों फोन कर रहे हैं? मैंने कहा भाई वो जो आपने पूछा है ना वो मैं बात करूंगा, माहम के पास टाइम नहीं है करने का, तो फिर मैं मैनेज करता हूँ। फैजान ने बोलना शुरू कर दिया, उनको बोल दो मैनेजर से बात करें, हमारा मैनेजर हूँ मैं। अच्छा आप दोनों बताएं, आप दोनों बताएं कि लाइक जैसे इन्होंने भी कहा कि लोग सोचते हैं परफेक्ट कपल क्या होते हैं, किसी की भी जहनियत एक जैसे से मिलती नहीं है। लड़कियों का जो है अपने घर में अलग परवरिश होती है, माहौल होता है, लड़कों का अलग होती है। जब शादी होती है तो लड़की अपना घर छोड़ के आती है, उसकी अपनी लाइफ स्टाइल होता है, तो उसे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो दोनों को ये चीज़ें ना, परफेक्ट कपल मेरी नज़र में वो है जो एक दूसरे को समझ सके और जल्दी समझ सके। ये ना हो कि 10-20 साल बाद जो है उसकी चीजें समझ रहे हैं। अरे फिर बोरियत हो जाएगी फिर तो, जल्दी समझ लिया तो। अरे नहीं ना, हम तो अभी तक लड़ते रहते हैं ना, स्पाइस होना कहते हैं ना, औरत एक पहेली है जो समझ नहीं आती। आदमी तो एंड तक ही कहता है मुझे तो तुम समझ नहीं आओ। मर्दों का ये है कि मर्द जो है ज़्यादातर चाहते हैं कि हम लड़ाई ना करें, बातें ना करें, और मतलब वो काम बाहर करके आता है थका हुआ, कहते हैं यार थोड़ा कम बात करें। अच्छा, और बेचारी वेट कर रही होती सुबह से कि यार वो आएगी। अच्छा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हाउस वाइफ है, इधर रहता है हर वो घर का। तो दोनों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हमारे दरमियान में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। अपना बोलो। मैं जैसे जो है मैं टाइम पे बहुत पंक्चुअल हूँ, मैं टाइम पंक्चुअल मैं बहुत ज़्यादा हूँ, खतरनाक वाला। अगर आपने मुझे टाइम दिया है, मैं उससे आधे घंटे पहले उस जगह पे मौजूद और यहाँ क्या सीन है? ये जो है माशाल्लाह टाइम पंक्चुअलिटी मैं बहुत सुकून
नवाबों वाली ज़िंदगी, आराम से महीना खर्चा है कि ये लो ये पैसे हैं। वो मैं अभी 2 दिन नहीं गुजरे, पूरा दिन डॉल्मेन में बैठी हुई होंगी बच्चों को लेके और सारे पैसे खत्म। फिर एंड पे लड़ती हूँ, ये ज़्यादा आ गया है, दे दें, अगले महीने कर लेंगे, दे दें। ये होता है। अच्छा, मैं नोक-झोंक तो बहुत चलती है। नुमान ऐसे है कि मुझे हर वक्त आवाज़ लगाती हूँ, आयशा डैडी को बोलो आर्मी में होना चाहिए था, आपको घर पे नहीं हाँ, होना चाहिए। मेरी मुझे ये बड़ा पसंद है। अगर कि ये फॉर इतने एग्जांपल रूल- कप की जगह ये है ना, तो यही होना यहाँ चाहिए। से वहाँ क्यों है? उसकी वजह ये है, कॉपी पेस्ट उसकी आपका वजह ये है स्टार कि क्या है मैं जानना चाहती मैं हूँ। वर्ग हूँ। लियो वर्गो का कस्ब है, मैं वर्गो हूँ। ठीक है, हम तीनों एक पता ही क्या हैं। क्योंकि ये वाले मसाइल में तीनों रिलेट कर एक ही सकता हूँ। हैं। इसकी चक्कर बात ये है। सुनो, नहीं नहीं मैं आप लियो हूँ। ये लोग नहीं, इधर ये लियो कस्ब बैठे है। हैं। अच्छा, चक्कर ये है ये कि क्या मुझे- लियो है? नहीं, ये वर्गो कल है। लियो वर्गो वो का वर्गो कस्ब है, है, ये मैं वर्गो है। वर्गो, पर 23rd आदत हम अगस्त दोनों की दोनों बहुत अच्छा ज़्यादा है। एन तो लियो शियो छोड़ो, ये बताओ क्या कह रहे हो? अच्छा, ऐसी इसलिए दियो, मुझे दियो। एक ही जगह पे पसंद है, चीज़ वहीं पर होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं इसको ढूंढने निकलूं हाँ। तो जब मुझे वक्त, मैं टाइम पंक्चुअल बहुत करता हूँ, पंक्चुअलिटी रखता हूँ, तो मेरी टाइमिंग होती है इतने बजे मैंने ये करना है, इतने बजे ये करना है। यार, जब ये तो उतने बजे मैं वहाँ पहुँचा वो same। चीज़ नहीं होती, लो भाई टाइम सारा same। मेरा आउट। तो मुझे ये चीज़ दुख होता है कि मैं हर चीज़ परफेक्शन से चल रहा हूँ, ये क्यों अपनी जगह पे नहीं है। तो मुझे ऐसी चीज़ें इसलिए वो लगती हैं। आसमा का दूसरा डिफरेंट स्टाइल है, वो जो है उस वक्त सोचेंगी कि कपड़े का, अच्छा एक दफ़ा एक कपड़े निकल गए, एक कपड़े निकल गए, चलो ये पहनने, अब मैंने कुछ भी निकाल लिया, मैं तो देखता भी नहीं जो पड़े हुए जोड़े सामने। आयरन होंगे। उसके बाद ये नहीं 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 मैं दूसरे पहनूंगी। अरे मैंने कहा आसमा क्या फर्क पड़ता है, कलर बोलना मिक्स पड़ेगा। मैच नहीं होंगे। अच्छा, रात को भी किया, अभी उन्होंने तैयार बताया कपड़े, कलर मैच फिर change करने कर से लो। कुछ नहीं होता। रात को ये हाँ, कपड़े हाँ, कुछ निकले, नहीं होता। ये कपड़े अलग-अलग निकले, होना चाहिए। मैंने कहा आपने क्या पहनना है, कह रहे हो हैंग हुए हैं। मैंने कहा लो, मैंने तो वाइट करा लिए। मैं कहा नहीं 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 मेरा पर्पल लेके आया, इससे मैच करेगा। तुम क्या ही मैचिंग में पड़ जाती हो, सो चलकर। अच्छा, वैसे फिर वो जोड़ा पकड़ के सुबह रखा, शो में फिर जाना ये है। पहन- हाँ सही बात है, मतलब उससे कुछ भी नहीं होता। देखो भाई मोहब्बत, और मैं तुम्हें एक और बात बल्कि बताना ब्रेक चाह के रही बाद थी। बताइएगा। अच्छा चलो ठीक। हाँ ब्रेक। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक ऐसा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो घर में इस वक्त देख रहा होगा कि वो रिलेट ना कर सके। ऐसे ही कि है। जो भी जोड़ा इस वक्त देख रहा है वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से गुजरे होंगे। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं रख रही हूँ और वो ये है कि जब भी आप सफ़र पे चलते हैं, और जैसे ये आपकी लाइफ का सफ़र है, तो कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे दिन होते हैं। कभी आपकी लाइफ में बड़े अच्छे दिन आते हैं, जब भी आपकी कोई खुशी आती है, खुशी और गमी, यानी कि जो ग्राफ है ज़िंदगी का वो ये है। हाँ, कभी खुशी कभी गम। है ना। अगर ज़िंदगी का ग्राफ कहते हैं ना, अरे क्या है, मुसीबतें क्यों है, मैंने उनको बताया कि जो स्ट्रेट लाइन है ये तो मौत की लाइन होती है ना, ज़िंदगी की लाइन ये है। हाँ, सो कभी किसी की ज़िंदगी में अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं, सो उस वक्त कैसे टैकल करना चाहिए। सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, प्लीज़ अपने अपने एक्सपीरियंसेस से बताइए। भाई हमारा तो जो सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था वो तो हमें, वैसे तो हमने शुरू से ही ज़ाहिर हम लोग काम कर रहे थे दोनों, और एक वक्त आया जब हम बहुत स्टेबल हो गए और हमारा बिजनेस बहुत फ्लरिश कर रहा था, हम बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे, और सडनली जिस चैनल के लिए हम लोग काम करते थे वो बंद हो गया। NTM बंद हो गया या कोलैप्स हो गया, पैसे ही नहीं मिले ना। मतलब वही NTM जो है उन्होंने मतलब बैंक्रप्सी फाइल कर दी कि जी हम लोग के पास कुछ नहीं है। और उस वक्त बहुत सारे लोग, हमारे एक सीनियर एक्टर थे, अल्लाह मियाँ उनकी मग़फ़िरत करें, महमूद साहब गुजर गए, महमूद सिद्दीकी साहब, उस वक्त उनके पैसे लगे हुए थे वहाँ पे। और वो एक सर्टन एज में जब आदमी अपना जमा चत्था लगा के कुछ करता है तो बड़ा मुश्किल हो जाती है, वो रिकवरी नहीं हुई किसी की भी। और हमारे भी उस वक्त, क्योंकि हम उस चैनल के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, तो हमारे सारे पैसे जो है वो सब डूब गए उस वक्त। और हम एकदम से कैसे ने कहा, यार मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई मेरे दरवाजे पे आके, मैं कहती हूँ ना कि कहते हैं ना कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो कुछ लोग ऐसे भी मशहूर हैं हमारी फील्ड में जो लोगों का पैसा खाते हैं तो डिस्कस होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी किसी का 1 रुपया नहीं रखा। तो कैसे कहते थे, यार मैं ये नहीं देख सकता कि कोई मेरे दरवाजे पे आए ये कहने के जी मेरे पास, तुम्हारे पास पैसे थे मेरे, तुमने मुझे नहीं दिए। हमने उस वक्त अपनी सारी गाड़ियाँ, अपने एसेट्स, सब चीज़ें बेच के हमने पूरी मार्केट के पैसे क्लियर किए। उस ज़माने के हिसाब से लाइक 98-99 में वो बहुत बड़ा अमाउंट था, लाइक इट्स अराउंड 4 मिलियन, जो कि हमने अपने एसेट्स बेच के लोगों को क्लियर किए। और उस वक्त हमारा वो बड़ा मुश्किल वक्त था। तो मैंने कैसे से कहा, कैसे ने कहा मैं तुम्हारी गाड़ी बेच रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, बेच दें। तो हमने एक छोटी सी 1 लाख रुपए की गाड़ी एक हमने ख़रीद ली थी, वो हम दोनों चलाते थे।
वो स्पोर्ट्स कार टाइप की थी, हालांकि मैं बड़ी अजीब लगती थी उसमें, लेकिन मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं उसी में बच्चों को स्कूल छोड़ यार वो RX-7 ऐसी लाइटिंग खुलती थी उसकी बंद होती हाँ, लेकिन मतलब लोगों को थोड़ा लगता था। तो हमने उस वक्त एक दूसरे को बहुत अल्लाह का शुक्र है हमें ये चीज़ समझ आ गई थी कि यार नहीं ये मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, और हमने बच्चों को और ये समझाया। फेस कितने और साल पता रहा है आपकी जिंदगी में? इसमें और क्या तकलीफ दे बात थी, ये लोग कराची में थे और मैं एक प्रोड्यूसर के साथ मलेशिया में शूटिंग कर रहा था। हाँ, आप एक्टिंग कर रहे थे? मैं एक्टिंग कर रहा मतलब था पैसे कि तो यार करने थे ना कहीं से, कुछ कहाँ से गुजारा? और इसका वहाँ फ़ोन रोते हुए इसका फ़ोन आया कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो मैंने मैकेनिक को मलेशिया से फ़ोन किया कि यार भाभी के पास यहाँ चले इतनी जाओ, गाड़ियों की मोहब्बत है कि गाड़ी पे ही सुन, इनकी सुन, टांग टूट गई है। और मैंने पैसे मत मांगना, जो गाड़ी का काम है कर दे दूँ, मैं आके दे दूंगा। हाँ। और मलेशिया में मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई 1 रुपया भी नहीं था, और जो असिस्टेंट थे, एसोसिएट थे, वो प्रोड्यूसर, उनको डॉलर्स में दे रहे थे, जाओ तुम लोग शॉपिंग करो, ये करो। मुझे उस जालिम ने एडवांस भी नहीं दिया हुआ था, और मैं ज़हरा मांग भी ना सकूं। आती है तो लोग ऐसे भी आपको ऐसे ये बात मैं अब बता रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि मैं पाकिस्तान से बाहर गया हूँ और एक बिस्किट भी ना ला सका हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। तो वो वक्त लेकिन हमने बड़ा तरीके से गुजारा, अल्लाह मियां ने बड़ी कितना इज्जत रखी। स्पैन था आपकी जिंदगी का? आई थिंक वो कोई 1.5-2 साल थे, और उस वक्त मैं अपने बच्चों को ये समझाती थी, मैंने कहा अच्छा, लेकिन हमने अपने बच्चों को हर वक्त अपने साथ रखा, लेकिन इतने बड़े नहीं थे, लेकिन मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखो अब ये रोज़ाना ये नहीं हो सकता कि आपने वहाँ जाके खाना है, वो जाके खाना है। मैंने कहा अभी बाबा का वक्त ऐसा है, अभी हम नहीं कर सकते अफोर्ड। तो बच्चों ने भी देखिए ना, यहाँ पर मियाँ बीवी की दोनों की, क्योंकि बच्चों की ख्वाहिशात की वजह से ना दिल जलता है, तो अगर माँ बच्चों को ये एजुकेट कर दे कि भाई ये है, ये टाइम है, ये भी गुजर जाएगा। हाँ, मैंने कहा अभी ये है, वो गुजर गया, अल्लाह का शुक्र है। और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो अभी ये नहीं हो सकता, और जब होगा वक्त तो फिर बिल्कुल दिलाएंगे। तो वो वक्त हमारा थोड़ा मुश्किल वक्त है, जिसपे हमने दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा अच्छे तरीके से अल्लाह ने वो वक्त गुजार दिया। जी, आप दोनों क्या कहेंगे, लाइक इस तरह के उतार चढ़ाव? हमारा तो बड़ा चाहे हेल्थ पॉइंट ऑफ बेसिक व्यू सा हो या कॉन्सेप्ट है कि अच्छे में शुक्र करें और बुरे में सब्र करें। दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट, और हमने यही सीखा है अपने घर में भी। हम लोग कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को रिमाइंडर भी देते रहते हैं। माम का तो यहाँ तक है अच्छी जगह जाके खाना भी खाते हैं ना, तो माम वहीं शुरू हो जाती है, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तो ये अच्छी बात है। और जाहिर सी बात है हमारी बेटी भी ये देखती है, तो वो भी उससे भी सीख लिया कि अल्लाह, उसने एक जुमला बनाया हुआ अपना, क्योंकि वो उतना फ्लुएंटली नहीं बोलती, लेकिन कहती है कि अल्लाह शुक्र पेट भर। तो वो हम हमेशा कहते हैं, जैसे वो खाना खाती है, जब उसका ये साइन है कि मेरा पेट भर गया है, तो वो कहती है अल्लाह शुक्र पेट भर। तो इसका मतलब है कि आपको कॉन्स्टेंटली ये भी अपने आप को रिमाइंडर देते रहना चाहिए कि हर वक्त एक चीज़ एक जैसी नहीं रहती। और क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारे लोग इस फील्ड से हैं, अम्मी इस फील्ड से हैं, तो मैंने उतार चढ़ाव देखा हुआ है। मैंने देखा है कि वो हम एकदम ऊपर जाते हैं, फिर उसी तरह। तो मुझे ऐसा लगता है कि गिरता वही है जो पेड़ पे बैठा होता है। आप ज़मीन पे रहेंगे तो कभी चोट नहीं लगेगी। तो हम हमेशा ज़मीन पे रहते हैं, कोई किसी बात पे, क्योंकि ये तो ऊपर वाले का करम है। हम लोग ऑनेस्टली इस लायक नहीं कि जी हम बड़े कोई स्टार बने, तो इसी तरह रहते हैं हम लोग, हम्बल भी रहते हैं, ऑलवेज डाउन टू अर्थ। लेकिन जैसे इन्होंने प्रोडक्शन की, तो रिस्क जिंदगी में, मुझे किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि रिस्क जो है ना वो जवानी में लेने चाहिए। कभी कभार वो रिस्क आपको अपग्रेड भी करते हैं, और कभी कभार वो सांप सीढ़ी का गेम है, कभी कभार पीछे सीखते भी आप उससे। हाँ। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो वही वाली बात है, फिर तो आप जमीन पे ही रहेंगे ना। फिर बिल्कुल अप एंड डाउन लाइफ, जैसे आपने कहा, ये तो जिंदगी की निशानी है कि अप एंड डाउन चलता रहे। कभी कभी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आती हैं। आई थिंक आई वाज 6 months प्रेग्नेंट जब मुझे कोविड हुआ था। और उस टाइम पे डॉक्टर से नहीं बात हो रही थी, क्योंकि मैं जिस हॉस्पिटल से मैं थी साथ में, उनका अपॉइंटमेंट लेना ही सब मुश्किल हो जाता है। तो उनको थ्रू आउट उस मेरे क्वारंटीन टाइम का, मेरे कोविड का पता ही नहीं था कि मुझे कोविड हो गया, क्योंकि मैं काम कर रही थी। मुझे कोविड हुआ जब मुझे पता चला कि जी कोविड हो गया है, तो सबने कहा कि अच्छा जी अब तो फैज़ान और मैं एक रूम में ही है, तो फैज़ान बाहर आ जाए। तो फैज़ान के भाई ने फैज़ान से बात की, फैज़ान ने उनसे डिस्कस किया, बड़े भाई से। तो उन्होंने कहा देखो महम को उसका कोविड, और मैं नहीं चाह रही थी कि फैज़ान मेरे साथ रूम में रहे, क्योंकि फैज़ान नेगेटिव थे और मैं पॉजिटिव थी, और थोड़ा टाइम हो भी गया था। तो फैज़ान ने मुझसे कहा कि मैं रूम से बाहर नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये तो बड़ी बेसिक सी बात है कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, कोविड मुझे हो जाएगा अगर नहीं भी हुआ है तो मैंने कहा नहीं अभी ज़रूरत नहीं है इसमें, और कोविड में इतनी बुरी कंडीशन है, मैं ऑलरेडी 6 months प्रेग्नेंट थी इस वक्त, मैं कोई दवा भी नहीं ले सक रही थी। इट वॉज द वर्स्ट टाइम आई वुड से, कि उस वक्त वो एक फेज़ में चल रहा था कि ना दवा खा सक रही हूँ, बॉडी एक्स, और जो सिचुएशन होती है उसमें। तो फैज़ान ने उससे कहा कि नहीं आई एम नॉट गोइंग टू गो आउट। तो आई थिंक ये रिलेशनशिप का एक हिस्सा होता है कि आपके अगर अच्छे में साथ हैं तो बुरे में भी। फैज़ान को 1 हफ्ते बाद जाके कोविड हुआ, 5वें दिन, पाँच तकरीबन 7 दिन 5-6 दिन बाद हुआ, क्योंकि उससे पहले उनको कोविड नहीं हुआ था, और वो भी हमने चेक किया, और फिर उसके बाद पता चला कि हाँ जी हो गया। तो मेरा क्वारंटीन तो था, फैज़ान मेरे साथ ज़बरदस्ती क्वारंटीन में थे, हम दोनों क्वारंटीन 24 डेज चला था। मतलब फैज़ान ने पूरा बंदोबस्त किया कि मुझे कोविड हो जाए। आप सोचिए कि डॉक्टर मुझे कह रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू स्टे इनसाइड, बिकॉज़
then I would assume you positive as well. हाँ मैंने कहा भाई जो उसकी सिचुएशन है मैं अगर छोड़ के चला He जाऊँ did तो not फिर इस leave me रिलेशनशिप का फायदा ही क्या है? हाँ He और was वो inside with me. 5वें दिन जो है वो मुझे भी थोड़ी तबीयत खराब हुई, हमने चेक कराया तो बस तसल्ली हो गई होगी फिर तुम्हें। मैंने कहा हो गया भाई, मैं उस लिस्ट में आ गया। चलो जी यहाँ मैं आ गई। दो कहानियाँ मैंने सुनी, तीसरी कहानी की बात। आपने जैसे बताया कि ज़िंदगी एक ग्राफ है। मैं जब इस फील्ड में आया तो मैंने देखा कि हमारा जो पेशा है कभी काम है कभी नहीं है, हवाई रोजी। हवाई रोजी है। तो हमारे जो सीनियर एक्टर्स हैं तो उनका मैंने अक्सरों का हाल देखा, वो बहुत बुरे हाल में हैं इस वक्त। जब पीक वक्त था तो उन्होंने सेविंग नहीं की, तो ये चीज़ मैंने उस वक्त नोट की। तो मैंने कहा कि यार सेविंग करनी है, जब आपको काम मिल रहा है सेविंग उसी वक्त करनी है। हम क्या करते हैं उसको उड़ा देते हैं। तो मैंने ये सोच लेके चला, तो फिर शादी हुई, थोड़ी सेविंग की, फिर आ गया बीवी खर्चीली मिल फिर गई। नहीं वो नहीं हुआ, फिर आया कोविड। कोविड जैसे ही आया तो अब कोविड में तो काम ही नहीं है, घर से निकलना ही मना है। अच्छा अब कोविड का पता ही नहीं, हम दुआ करते थे कल सही हो जाए, सब खुल जाए, अगले दिन हो जाए, कुछ भी नहीं होके दे रहा। अब सेविंग जो आहिस्ता 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 बिल्कुल ख़त्म हो गई। एक वक्त ऐसा आया कि गाड़ी भी बेचनी पड़ गई क्योंकि वो उधार चढ़ गया था। तो वो जो सेविंग तो गई उल्टा माइनस में चले गए, तो गाड़ी भी बेचनी पड़ी। ओके ठीक है भाई बेचनी पड़ी, फैमिली तो चला नहीं काफी है। अर्सा गाड़ी नहीं थी तो हमने बगैर गाड़ी के फिर लाइफ हमने गुजारी। उसी तरह आपकी तरह गाड़ी ली, कोई पता नहीं कितने क्या की, किया बहुत आसमा सस्ती सी। एज स्पाउस तुमने क्या किया फिर उस वक्त? मैंने अभी अक्सर तो बीवियों जैसे को हम देखा देखते है हैं कि छोड़ के चली जाती हैं अपने पेरेंट्स के घर हाँ। कि जब लगोगे जॉब पे आएंगे पैसे तब मुझे बुला लेना। पर हमने एक दूसरे को नहीं छोड़ा। बहुत सी चीज़ें मुझ में भी गलत थी, या हो सारी ज़िंदगी इंसान कोई बाद में परफेक्ट एहसास होता ही हुआ, नहीं ना। हाँ। तो ना इन्होंने मुझे उस टाइम पे छोड़ा और ना अब जाहिर है साथ रहना है, तो अब इतनी सी चीज़ पे अप एंड डाउन तो पैसों आते के हैं। लिए फिर एक अगर अपनी सर्जरी हुई थी wife ना, या family को एक छोड़ना तो कोविड में सही हुआ नहीं था। है। ये तो मैं तो फिर वैसे ही कहता हूँ, ये सर्जरी रिश्ता जब क्या हुई है? तब हुआ। कोविड में तो फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई थी, बिगड़ गई थी। फिर जब सर्जरी हुई तो बिल्कुल वो हो गए। अब कमाने वाला तो ये एक बंदा है, क्या करें। फिर उसमें भी बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन बच्चों को शुक्र है, जैसे आपने कहा ना, बच्चों को हमने नहीं करने दिया स्ट्रगल। बच्चों को हम दोनों ने बताया तक नहीं, छेड़ा तक नहीं छोटे ना हैं बच्चों यार के अभी। साथ। हाँ। लेकिन बहुत वो छोटे लेकिन वो इतनों को पता है। अभी टॉयज लेने भी कभी कभी चली जाए तो मैं अपने कपड़े ले लेती हूँ, टॉयज पे मैं नहीं इतना करती, इनको कपड़े ले देती हूँ कि टॉयज नहीं लेने। अब वो उसको आयशा मामा के पास ना पैसे नहीं है, हाँ मामा ठीक है, फिर जब डैडी देंगे ना हम फिर ले लेंगे। मतलब वो इतने से बच्चा समझ रहा है, तो बच्चों में उसको होना चाहिए मेरा ख्याल है, क्योंकि एहसास उसको पता है कि आज प्याज टमाटर नहीं आया, चूल्हा नहीं पका, तो इसका मतलब कुछ मसला है। बच्चों को एहसास जरूर आजकल तो दिलाना बहुत चाहिए। पता आप है। जो भी अपने बच्चों के लिए करें, मैं आपको बताऊं ये भी एक टिप है कि आप अपने बच्चों को जी आप फरमाइए। आपके बाद फिर हम जो खुदाफिज कंक्लूजन है ना वो ये है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो है ना, उन सबको अमीर घरानों में पैदा होना चाहिए था। उनके माँ बाप अमीर होने चाहिए थे, उनके बंगले शंगले होने चाहिए थे, तो ये वक्त मुश्किल उन पे नहीं आता। तो हम अपनी चॉइस से तो पैदा हुए नहीं, लेकिन ठीक है। थैंक यू रब्बुल आलमीन। ये है थैंक यू कि रब्बुल सबको आलमीन। काम करना चाहिए आजकल के ज़माने में, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हों। घर के हर इंसान को, हर फर्द को अपना हिस्सा डालना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, उससे रिलेशनशिप अच्छा भी रहता है। बहुत सही क्योंकि बात दिमाग में ना फालतू कोई चीज़ नहीं आती, आपके दिमाग में फिर ये होता है कि अच्छा मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। क्योंकि अब वो जमाना नहीं है कि एक आदमी घर के 10 अफराद, जी, नॉर्मली 10 अफराद ही होते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता था कैसर भाई बोलेंगे कि मियां बीवी जो है ना गाड़ी के 2 पहिए हैं, इसमें भी गाड़ी की मिसाल है। गाड़ी की हाँ, कि अगर एक भी पहिया बैठ गया तो मसला हो जाएगा। एक पहिया बहुत बड़ा है। मैं छोटा सा आदमी हूँ यार, ये ट्रैक्टर का पहिया, ये साइकिल का पहिया, मैं बहुत बस छोटा खुश। सा आदमी हूँ भाई। अभी पिछले हफ्ते हमारे घर वो बन रहा था एक पेपर के आसपास, ये सेविंग्स चीज़ें ना अब शुरू कर देते हैं ना, क्योंकि और चीज़ें महंगी चीज़ सब कुछ हो रहा है। वहाँ बेल होती है, बाजी वो ऑर्डर आया आपका। कहते हैं क्या कर रही हो, मैं खाक सेविंग करूंगा, इधर सेविंग, उधर तुम कभी कुछ मंगा रहे कभी कुछ। मेरा यार, टाइम मैं कुछ सेव भी कर- नहीं हो रहा, मेरा टाइम खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच आप तीनों you, का। यकीन जाने आपके इस एक्सपीरियंसेस से और इन बातों से बहुत सारे कपल्स की गुत्थियाँ सुलझी होंगी। जो होता है ना कि ये बताने वाले लोग नहीं होते, या पूछना भी अजीब लग रहा होता है कि भाई कैसे पूछें किसी से, किसी बड़े से। सो बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। समझ आ गई हैं तो ज़िंदगी पर अप्लाई करें, क्योंकि अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को आप खुद बुरी और अच्छी बनाते हैं। ये बात याद रखिएगा, कोई और नहीं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़। ये सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के।
चली चली देखो मटक मटक अपनी राह पे चल पड़ी, आंखों से कितने दिल ललचाए बातों से भूल जड़ी। ओ तेरे गालों की जो लाली ये दिल पे पड़ गई भारी, लगता तूने भी ठानी तेरे आगे लगता सब ही भी करे। चली चली देखो मटक मटक अपनी राह पे चल पड़ी, परी लगे उड़े जब आसमां में पानी में चल पड़ी।